आज की वीडियो में रिव्यू करेंगे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान को और बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका को। और फिर रिव्यू करेंगे इंडिया के पूरे स्क्वाड को आफ्टर प्लेइंग 5 गेम्स इन द वर्ल्ड कप एज वेल एज रोनाल्डोस ब्रेस इन द AFC चैंपियंस लीग। एंड फाइनली बात करेंगे अबाउट मैड्रिड्स विन ओवर FC ब्रागा एंड यूनाइटेड्स विन ओवर कोपेनहेगन इन द चैंपियंस लीग। सो लेट्स बिगिन। तो भाई वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट हर टीम 5-5 मैचेस अब खेल चुकी है और इसी के साथ साथ कह सकते हैं कि आधा वर्ल्ड कप हो चुका है। आधा वर्ल्ड कप हो चुका है एंड अभी जो UCL मैचेस हुए हैं तो जैसे वर्ल्ड कप का आधा ग्रुप स्टेज पार्ट कंप्लीट हो चुका है, UCL में भी सबने 3-3 मैच खेले तो आधा ग्रुप स्टेज दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब हाफ स्टेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं हर जगह पे। ऑल्दो वर्ल्ड कप अभी कहने को आधा हुआ है लेकिन टाइम बेसिस पे बात करें तो अभी ज्यादा दिन बचे हैं, अभी काफी दिन बचे हुए हैं। तो वो अच्छी न्यूज है क्योंकि इट्स टू अर्ली फॉर द वर्ल्ड कप टू गेट ओवर, वी आर जस्ट गेटिंग वार्म्ड अप राइट नाउ। और कुछ फिर से अपसेट्स हुए हैं। अब जैसे जैसे वर्ल्ड कप बढ़ रहा है आगे, इट इज क्वाइट फन टू सी कि कितने सारे ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं अजीब अजीब से। अभी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया है, इसकी से हम लोग स्टार्ट करने वाली सी चीज़ से। मतलब मैं तो जेन्युइनली रैंट करने वाला हूँ बिकॉज मेरे दिमाग में से 4-5 पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ठुस हो रखे हैं इस वक्त। ओके। एंड साउथ अफ्रीका ने तो भाई वंस अगेन शोइंग द डोमिनेशन जो चल रहा है वो भी डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि 5 मैचेस हो चुके और आधा वर्ल्ड कप हो चुका है। तो इंडिया के सारे प्लेयर्स को काइंड ऑफ एक मिड वे थ्रू द वर्ल्ड कप एक रेटिंग हम लोग दे सकते हैं, उसको भी ट्राई करेंगे। और फिर UCL में तो मैड्रिड है, यूनाइटेड है, रोनाल्डो तो AFC चैंपियंस लीग में है, तो सबको डिस्कस करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद काइंड ऑफ अ रैंट ऑन पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। ठीक है, मेरे ओपिनियन में जैसे कि हम लोग ये मैच एनालाइज करेंगे, 4 ऐसे पॉइंट्स हैं पर्सनली जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है मेरे लिए। और इन्हीं 4 पॉइंट्स की वजह से आई थिंक कि पाकिस्तान विल नॉट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। हमने प्रेडिक्शन के टाइम पे भी कहा था, ये मैं उस वीडियो को लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन कार्ड में, आप चेकआउट कर लेना। हमने जो प्रेडिक्शंस की थी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, हमने कहा था कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करेगी। और एट दिस मोमेंट इट इज़ मच मोर क्लियर देन एवर बिफोर फॉर मी कि पाकिस्तान नहीं कर सकती क्वालिफाई। और जैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं एक एक करके रीजंस बताता रहूँगा बीच बीच में। एंड होपफुली जो पाकिस्तान के हमारे लिसनर्स हैं ना, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि बेसिकली कोई हेट मॉन्गरिंग कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं तो हम लोग पाकिस्तान को हेट कर रहे हैं। जेन्युइनली एज अ क्रिकेट फैन दिस इज अ क्राई टुवर्ड्स रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स। तो आप उस चीज़ को लेके फॉर अ सेकेंड सस्पेंड योर प्रीवियस बिलीव्स एंड नोशंस, प्री कंसीव नोशंस एंड द थॉट ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, और ये सब छोड़ के एक बार मेरी बात सुनना और लॉजिकली सोचना कि डू एग्री विद मी और नॉट। ठीक है, क्योंकि मैं जेन्युइनली थोड़ा बहुत रैंट करूंगा, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ पाकिस्तान से इस वक्त। टू स्टार्ट विद, टॉस जीती है पाकिस्तान एंड दे चूज टू बैट फर्स्ट। अब चेन्नई में मैच था जहाँ पे पहले इंडिया का मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया से, एंड वो पिच काफ़ी ड्राई थी। दिस पिच देखने में एटलीस्ट उससे भी ज़्यादा ड्राई लग रही थी। और धूप तो अच्छी खासी पड़ती ही है, तो स्पिन होने वाली थी बॉल, एंड आई थिंक इट वॉज द राइट डिसीजन टू बैट फर्स्ट। ठीक है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑल्सो गिवन द फैक्ट कि अफगानिस्तान का चेजिंग में रिकॉर्ड बहुत गंदा रहा है, क्वाइट फ्रैंकली, नॉट जस्ट इन वर्ल्ड कप्स, वैसे भी बहुत गंदा रहा है ODIs में। ये तो इन लोगों ने इस बार चमत्कार ही कर दिया कि जिस तरीके से चेज करके दिखाया है। राइट। और एक एक मतलब जो मेन चेंजेस थे, अपना ये शादाब आ गया था वापस पाकिस्तान के लिए, और नूर अहमद फाइनली अपना डेब्यू कर रहा था। जो गुजरात टाइटंस हमने राशिद खान की कॉपी देखी थी, वो फाइनली आ रहा था वापस क्या मतलब डेब्यू कर रहा था, एंड इट वॉज क्वाइट नाइस टू सी। एंड इसी के चलते दोनों रिस्ट स्पिनर्स वापस आ गए थे। वंस अगेन काइंड ऑफ शोइंग कि विकेट से टर्न एक्सपेक्टेड था। बट अगर हम लोग फर्स्ट इनिंग्स की बात करते हैं, लेट्स डाइव इन राइट अवे, एंड दिस इज वेयर माई फर्स्ट पॉइंट कि वाई दे वोंट रादर क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स कम्स इन। ठीक है, पहले पावर प्ले में इफ आई पॉइंट आउट 56 रन बनते हैं, एक भी विकेट नहीं गिरता, बढ़िया है, आई थिंक डिसेंट स्टार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। प्रॉब्लम इज फाइनली छक्का आता है यहाँ पे, इनफैक्ट 2 ही छक्के आ जाते हैं। 1169 बॉल्स आपको लगी हैं इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। जो पहला पावर प्ले होता है, जिनको नहीं पता, वो 10 ओवर का होता है पहले का। उन पावर प्ले की 1000 से ज़्यादा बॉलें आपको खेलने लगी हैं, तब जाके अब आपने एक छक्का मारा है। राइट भाई, दिस इज जेन्युइनली सो इरिटेटिंग बिकॉज आजकल के टाइम पे जैसा ODI क्रिकेट बनता जा रहा है, हम इंग्लैंड की बहुत मज़े ले रहे हैं जो भी कर रहे हैं, मतलब वो ये काइंड ऑफ पोकिंग देम कि कैसा खेल रहे हो, जो भी कर रहे हो। बट जो उनका इंटेंशन रहा है ना गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, जो उन्होंने टेम्पलेट क्रिएट करा है, एक्चुअली में वही है फ्यूचर। हो सकता है वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, उसको भी हम लोग आगे जाके ब्रेक डाउन करेंगे। राइट। बट द पॉइंट इज कि आपको एक हाई स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा ही पड़ेगा, स्पेशली इन इंडिया जहाँ पे आप देख रहे हो कि 350 के विकेट्स तो आपको मजे में मिल रही हैं यार।
आप, मैं मानता हूँ यहाँ पे 280 290 भी काफी थे, बट यू कांट डू अवे विद दिस बिकॉज ये सिर्फ इस मैच की बात नहीं है। 1000 से ज्यादा बॉलें आपने ले रखी हैं, तो मतलब आप कितने 15-20 मैच हो गए भाई। Exactly, हाँ. आपने छक्का ही नहीं मारा पावर प्ले में एक भी। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट द पावर प्ले ऑल्सो, क्योंकि आगे जाके भी मैं दिखाऊंगा। बेसिकली मेरा जो पहला पॉइंट है रैंटिंग का, वो है इनका बैटिंग का इंटेंट। जो स्ट्रैटेजी है ना बैटिंग की, इट इज कंप्लीटली आउटडेटेड। ओके, किसी भी बंदे की स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर होती ही नहीं है टॉप 5 में भाई। आई थिंक मोहम्मद रिजवान को आप एज एन एक्सेप्शन ट्रीट कर सकते हो ऑन सम ओकेजन्स, बट वरना तो कोई चारा ही नहीं है भाई। मैं बाबर आजम को भी यहाँ पे मतलब कई लोग तो फ्रॉड भी बोल रहे थे, मैं फ्रॉड नहीं बोलूंगा ऑफ कोर्स बिकॉज ही हैज डन अ लॉट फॉर योर टीम, बट ही इज क्लियरली नोवेयर क्लोज टू द फैब 4। ये फैब 5 का जो ड्रामा बना रखा है ना, इसको तो पहले उठा के फेंक दो अपने दिमाग से कि ऐसा हम सोच भी रहे हैं कि हमारा एक प्लेयर पाकिस्तान का फैब 4 में बिलोंग करके उसको फैब 5 बना दिया भाई। फॉर हिज सेक एज वेल, डोंट पुट दैट प्रेशर ऑन हिम, एंड ही क्वाइट फ्रैंकली ही डज नॉट डिजर्व दैट स्टैचर राइट नाउ। रोहित शर्मा को देखा तुम लोगों ने खेलते हुए, कैसा खेल रहा है वो इस वक्त। ये इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि पिछले 1-2 साल में उसने एकदम से अपने 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट बना के रखी हुई है ना। और इनिशियली पिछले साल इनफैक्ट हम लोग देखें 2022 में तो बहुत सक्सेसफुल नहीं खेल रहा था वो, अपना सक्सेसफुली अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था ओडीआईस में, बहुत जल्दी आउट हो रहा था। 1 साल लगा उसको भी यूज्ड टू होने में, बट इस साल देखो कितना अच्छा खेल रहा है। 50 से ऊपर की एवरेज है, वर्ल्ड कप का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर चल रहा है अभी। और वही बात है, उसने सही टाइम पे ये चीज, एक विजनरी मूव था मेरे ओपिनियन में। ये हमने लास्ट पॉडकास्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस करा है इसको, कि उसने 2022 में ये चीज देख ली थी और 1 साल में फेल हुआ भी, तो 23 में आता है तो परफेक्ट हो गया वर्ल्ड कप के टाइम पे, जब मैटर करता है। बायलैटरल जीत के क्या ही कर लोगे तुम तो। और ये बात भी है, ये पाकिस्तान वीक टीम से अगेंस्ट बायलैटरल जीत के, मैं देखता हूँ पाकिस्तान की मीडिया, कुछ सेंसलेस पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जिनको पता नहीं क्यों एक्सपर्ट बना रखा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप अपने प्लेयर्स को कितना चढ़ाओगे भाई? किस वहम में जी रहे हो? इनफैक्ट थैंक्स टू गाइज लाइक वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर, जो कि एक्चुअली में लॉजिकल बातें करते हैं। इन्होंने तो मुंह पे बोला हुआ है भाई कि तुम किन टीम से अगेंस्ट खेल रहे हो, उनको देखो पहले। और जो अच्छी टीम्स आती हैं उनकी सी टीम आ रही होती है खेलने के लिए। वहां पे तुम 100 मार दोगे तो बाबर आजम नंबर 1 बैट्समैन बन जाएगा रैंकिंग में और पाकिस्तान नंबर 1 टीम बन जाएगी। इट इज एक्चुअली ट्रू, नो डिसरिस्पेक्ट है, बट इट इज एक्चुअली ट्रू। और यहीं पे अगर मैं बात करूं आगे जाके, अगर हम लोग जो स्टैट्स देखते हैं, इमाम को जो है, इमामुल हक की मैं बात करता हूँ, इमामुल हक ओपनिंग कर रहा था, इमामुल हक से पूछा गया इस स्टैट के बारे में कि आपने छक्का बहुत टाइम से नहीं मारा था। भाई तुम किस डिल्यूजन में जी रहे हो? वो पता क्या कहता, हम लोग को प्रोटीन ज्यादा खाने की जरूरत है, कार्ब्स कट करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी नॉलेज तो मुझे भी है जिम जा जाकर, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग भाई। कार्ब्स तुम्हें नहीं काट रहे, तुम क्रिकेटर हो, तुम एक एथलीट हो। विराट कोहली बेवकूफ नहीं है जो वीगन बनने का ट्राई कर रहा था वहां पे। वीगन बनने में बाय प्रोडक्ट यही है कि तुम्हें काफी सारे कार्ब्स भी खाने पड़ेंगे। इनफैक्ट विराट कोहली डिड द सेम थिंग, द सेम मिस्टेक अर्ली ऑन, एंड ही सेड इट इन एन इंटरव्यू। जब 2014 के टाइम में जब वो एकदम ही लीन हो गया था, उसने कहा था मैंने कार्ब्स खाने छोड़ दिए थे। अब मैं बेहोशी वाले हालत में रहता था पिच पे, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है भाई। मैंने कार्ब्स कट कर दिए थे काफी इनिशियली। तो वो हमेशा ऐसा लगता है, एक तो कार्ब्स कट करने का मतलब सबकॉन्टिनेंट में यूजुअली रोटी भी कम कर देना होता है, तो आयरन डिफिशिएंसी भी हो जाती है, ठीक है। तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपकी आंखों के सामने थोड़ा वो ब्लू सा हो रहा है, काला नहीं ब्लू सा होता है, थोड़ा सा तो ट्रिपी सा फील हो रहा होता है, थोड़ा सा हेडेक थोड़ा सा कभी हो रहा है, कुछ हो रहा है। आप ऐसे बैठे हो 1 घंटे तक, एकदम से उठोगे तो थोड़ा सा ऐसे आपको शेकी सा लगेगा। तो भाई तुम्हें पहली बात तो किसने ज्ञान दिया है ये, प्लीज ये तो सोचना ही मत। और दूसरी बात, प्रोटीन ऐड करने से कुछ नहीं होने वाला भाई। इतने कमजोर नहीं है कोई भी जो प्रोफेशनल स्टेज पे खेल रहा है कि उसको प्रोटीन की जरूरत है मसल बिल्डिंग के लिए कि वो छक्का मार पाए। इट इज नॉट लाइक दैट भाई। युजवेंद्र चहल भी छक्का मार सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पॉइंट इज कि अगर आप ये कह रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप पावर प्ले के बाद आपने छक्के मारे नहीं है, तो आप तब मार ले रहे हो तो अभी भी तो मार ही सकते हो। एग्जैक्टली भाई, पावर प्ले में कम हो जाती है एकदम से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। तो मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। एंड उसका स्ट्राइक रेट वंस अगेन वेरी मीडियोकर यार, 70 रिसीव उसका स्ट्राइक रेट था। बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे ये। अपना शफीक जिसने ओपनिंग करी थी उसका भी आई थिंक छक्का वक्का मारते, लेकिन स्ट्राइक रेट 100 से कम ही था, 77 समथिंग था ना। तो तुम कैसे इस चीज को एक्सेप्टेबल रख सकते हो, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि 100 मतलब 95 to 100 के बीच में बन जाते हैं ना, तो 1 विकेट गिरा होता है 20 ओवर के टाइम तक। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें पहले 10 ओवर में 56 रन बने थे, अब अगले 10 ओवर में 56 से कम रन बनते हैं, सिर्फ 40-45 रन कुछ बनते हैं। ये रन रेट गिरी क्यों यहाँ पे आगे? क्या रीजन था? सिर्फ एक ही तो विकेट गिरा है, क्यों गिरी रन रेट भाई? राइट। अभी हम लोग देख रहे हैं हर टीम अपनी ट्रैजेक्टरी अपवर्ड लेके जा रही होती है।
यही पहला पॉइंट जो मेरा चल, अभी तक मेरा पहला पॉइंट ही चल रहा है, इसी पे रैंट है पूरी। आपका स्ट्राइक रेट कम क्यों हो रहा है सेकंड हाफ में आके, सेकंड फेज में आकर? अगर आपने पहले फेज में एक भी विकेट लूज नहीं करा तो सेकंड फेज में तो स्ट्राइक रेट और बढ़नी चाहिए ना लोगों की। आपकी स्ट्राइक रेट कम क्यों हो रही है, आपकी रन रेट कम क्यों हो रही है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई तुम किस इंटेंट से खेलना चाह रहे हो। उसके बाद चलते हैं भाई, इसके बाद हमने देखा कि अगले फेज में बाय द एंड ऑफ द 30th ओवर 140 कुछ समथिंग बन गए थे, फिर से रन रेट गिर गई और ज्यादा, 40-45 रन ही है। ऊपर बढ़नी चाहिए, यहाँ पे ऊपर बढ़ ही नहीं रही है। और यहाँ पे दिस इज वाई मैंने जो बैकड्रॉप दिया है ना कि इस फेज में 40-45 रन आए, इसमें भी इतनी आए, ये स्टैट्स देने का पर्पस यहाँ पे ये कि यहाँ पे बाबर आजम बैटिंग कर रहा था इस टाइम पे। बाबर आजम ने 70-80 रन मारे, उसकी भी स्ट्राइक रेट 80 के आसपास ही थी। क्या कर रहे हो भाई? और बाबर आजम को मैं लेजेंड बता रहा हूँ, इट लिटरली लुक्ड लाइक ही वाज स्ट्रगलिंग टू क्लियर द बाउंड्री। जिस बॉल पे वो आउट भी हुआ है ना, ऐसा लग रहा था पूरी बॉडी के जान लगा के उसने मारा है, कवर्स के ऊपर से ट्राई कर रहा था, हाथ में ले दी उसने। ओके, तुम ऐसा इंटेंट नहीं रख सकते भाई ओडीआईज में। टेस्ट में ठीक है, और आइंदा तो बोल भी मत देना कि मैं फैब 455 का पार्ट हूँ। अगर ये भाई जो रूट को मैं कह रहा हूँ, स्टीव स्मिथ को मैं कह रहा हूँ, ये लोग दे आर नॉट वेरी गुड वाइट बॉल प्लेयर्स बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अगर आप चौके छक्के नहीं मार सकते हो ना, आप स्ट्राइक तो रोटेट करो एफिशिएंटली। आपसे वो भी नहीं होती है, तभी तो आपकी स्ट्राइक रेट ओवरऑल कम रहती है। हमने कितनी बार देखा है, विराट कोहली कौन सा बहुत बड़ा हिटर है, पावर हिटर है, रोहित शर्मा जैसा थोड़ी है वो, लेकिन उसकी स्ट्राइक रेट 90 से ऊपर की क्यों रहती है हमेशा? बिकॉज ही इज अ वेरी बिजी बैट्समैन। हमेशा विराट कोहली के लिए हर कमेंटेटर को ये शब्द यूज करते हुए बोलेगा, ही इज अ वेरी बिजी बैट्समैन। क्यों बिजी का मतलब क्या है? कि वो स्ट्राइक रोटेट करता जा रहा है, स्ट्राइक आई सिंगल लेके दूसरे एंड पे चला गया, छक्का नहीं मार पा रहा, कोई बात नहीं, दूसरे बंदे को स्ट्राइक दे दो, शायद वो ट्राई कर लेगा। ये चीज भी नहीं दिखती भाई बाबर आजम से मुझे। तो तुम किस बेसिस पे कह रहे हो कि हम उस लेवल के टॉप प्लेयर के बैट्समैन हैं? राइट, आई थिंक पाकिस्तान की मीडिया ने ये नैरेटिव क्रिएट करा बिकॉज दे वांट टू हैव द आंसर टू विराट कोहली इन इंडिया। ठीक है, हमने ये शहजाद के साथ भी देखा था एक टाइम पे, जो कि थोड़ा बहुत एक डोपलगैंगर टाइप का था विराट कोहली का। वो था, उससे पहले उमर अकमल था, ये सारे आके निकल गए, विराट कोहली अभी तक है। वैसे एक्चुअली स्पीकिंग इज ही इवन कंपेरेबल टू शुभमन गिल राइट नाउ? राइट नाउ लाइक राइट नाउ नो, नॉट एट ऑल, राइट, नॉट एट ऑल। तुम क्योंकि राइट नाउ हम से फॉर्म की बातें करेंगे, लेगेसी, हिस्ट्री, स्टैट सब छोड़ दो। सिर्फ अगर अभी इस मोमेंट की बात कर रहे हैं, तुम किसको अपने टीम में लोगे? हैंड्स डाउन शुभमन गिल आ रहा है, राइट। और शुभमन गिल सिर्फ 24 साल का है, और उसकी स्ट्राइक रेट एकदम से कैसे शूट अप करी तुम ये देख लो। पिछले साल तक उसकी स्ट्राइक रेट भी अच्छी नहीं थी, उसने कैसे इंप्रूव कर लिया गेम में इतनी जल्दी? बाबर आजम इतने सालों से खेल रहा है, आई थिंक 27-28 साल का हो चुका है वो, या शायद 29 का होगा, आई एम नॉट श्योर। 5-6 हज़ार रन मार चुका है, तुम्हारा अभी तक ये प्रॉब्लम है भाई गेम में? अनएक्सेप्टेबल भाई। आई डोंट थिंक दिस हैज एनी जस्टिफाइबल एक्सप्लेनेशन। और मतलब मैं पाकिस्तानी व्यूअर्स से मतलब अपना रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसके लिए ना अपने दिमाग में कोई जस्टिफिकेशन मत बनाना। यू गाइज डोंट हैव एन आइडिया इंडिया में पिछले 2-3 साल से कितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है प्लेयर्स को भाई। तब जाके हमें ये परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है अभी, और तब जाके हम लोग कंसिस्टेंटली सेमीफाइनल्स फाइनल्स में आते हैं। यू कांट इमेजिन कितनी गालियां पड़ती हैं प्लेयर्स को, और इतना क्रिटिकल होते हैं लोग टू द पॉइंट कि हम कहते हैं कुछ ज्यादा क्रिटिकल तो नहीं हो रहे। तो पाकिस्तान में भाई तुम वहम में मत रहो बिल्कुल भी। मैं तो मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्या हुआ बना रखा है, ग्राउंड रियलिटी को देखो यार। सिर्फ इंडिया से लड़ना है इसलिए अपने आप को ऊपर करने की जरूरत नहीं है। जैसा तुम ग्राउंड रियलिटी नहीं देखोगे तो इंप्रूव कैसे करोगे? क्योंकि अल्टीमेटली वही बात है ना, इंप्रूव नहीं करोगे तो उनको ही तो हर्ट हो रही है चीजें, मतलब यार नॉट अबाउट द अपोनेंट। और भाई क्या एक्सक्यूजेस आते हैं, दिल पाकिस्तान नहीं चला, तुम पागल हो गया भाई। क्या ये क्या है? तो दिल पाकिस्तान नहीं चला तो तुम खेलोगे नहीं मतलब? वो बाबर आजम ने वहां पे कहा कि रीचिंग द सेमीफाइनल्स इज अ वेरी क्या कहते हैं, छोटा सा एक वो एम है हमारे लिए, हम तो जीतने के लिए आए हैं। अबे देख तो लो पहले कैसे खेल रहे हो। किस वहम में हो कि हमने जिम्बाब्वे को हराया जिसको भी हराया? इट इज नॉट लाइक दैट। ये वर्ल्ड कप चल रहा है यहाँ पर। अब बाबर आजम ने खुद ही कितने रन मारे, 250s मारी शायद अब जाके, 5 मैचेस हो चुके हैं। इज इट एक्सेप्टेबल फ्रॉम योर क्या वर्ल्ड का नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन? वो 250s भी किस एक्सपेंस पे आई है? लाइक इट्स नॉट लाइक कि काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला है। तो इधर आई डोंट थिंक कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है बाबर आजम की। और मतलब इसके बाद मैं कहूंगा कि रिजवान से थोड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, बट नूर अहमद ने तो उसको भी नचा दिया भाई। रिजवान सपोजिडली अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, ही कुड नॉट रीड कहाँ पे किस तरफ बॉल टर्न होने वाली नूर अहमद की। और नूर अहमद आई थिंक ये किसी और स्ट्रीम में भी डिस्कस करा था कभी कि नूर अहमद को स्टार्ट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। जिस तरीके से उसने खेला है, 3 विकेट लेता है मेरे ख्याल से अल्टीमेटली, एंड वाज वेरी इकोनॉमिकल एज वेल।
जो एक्स फैक्टर प्रोवाइड करता है ना, इट टेक्स ऑफ अ लॉट ऑफ बर्डन फ्रॉम राशिद खान. ओके. एंड अगले वर्ल्ड कप तो हम लोग उसको रेगुलरली देखेंगे. आई डोंट थिंक मोहम्मद नाबी जैसे प्लेयर्स जो कि अब इनकी एज हो चुकी है, वेटरन्स बन चुके हैं, वो अगले वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं. ही इज दैट प्लेयर जो कि आने वाले 2-3 वर्ल्ड कप में दिखेगा हमें, एंड ही इज गोइंग टू बी अ मेजर थ्रेट भाई, इन माई ओपिनियन. जिस तरीके से वो अपने गेम को इम्प्रूव करता जा रहा है ना, इट इज़ जेन्युइनली हार्ड टू आइडेंटिफाई कि वो कैसी बॉलिंग कर रहा है, किस तरफ टर्न करने वाली है. बट स्टिल एज अ प्लेयर ऑफ स्टैचर ऑफ मोहम्मद रिजवान, यू शुड बी एबल टू डू दैट. तुम लिटरली बैम्बूजल्ड थे वहाँ पे भाई, बहुत जल्दी आउट हो जाता है वो अल्टीमेटली. उसके अगले फेज में बाबर आजम भी खेलते खेलते आउट हो ही जाता है. स्ट्राइक रेट जहाँ पे अप करनी चाहिए थी आपको, अप नहीं कर पाते हो. एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, आखिरी के 10 ओवर के वैसे लोग बचे हैं जब इफ्तिकार ने और शादाब ने थोड़ी सी अच्छी बैटिंग करके दिखाई है. ऑल्सो शादाब को इफ्तिकार से पहले क्यों भेजा गया था बैटिंग करने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा. एक मैच पहले तक वो खेल नहीं रहा था प्लेइंग 11 में, और अब सीधा लाया और सीधा 4 डाउन भेज दिया. राइट. कोई स्ट्रैटेजी नहीं है क्या? दिस इज माई सेकेंड पॉइंट ऑफ रैंटिंग विच विल कंटिन्यू टू द सेकेंड इनिंग्स एज वेल. कैप्टेंसी में तुम क्या कर रहे हो? डू यू नॉट हैव अ गेम प्लान? इफ्तिकार ने जिस तरीके की बैटिंग करी है, वो अगर पहले बैटिंग करने के लिए आता, आई एम प्रिटी श्योर ये टारगेट 300 का भी हो सकता था. ऑफ कोर्स एक वो रिस्क रहता है कि वो शायद जल्दी आउट भी हो जाए, बिकॉज पावर हिटर है तो रिस्क वाला गेम खेलेगा भी वो. बट जैसे आपकी रन रेट चल रही थी, एक तो ना आई रिमेंबर हाउ पाकिस्तानी कमेंटेटर्स भी जो थे ना उस टाइम पे, वकार यूनिस ले लो, रमीज राजा ले लो, आई डोंट नो इफ दे फील सॉरी फॉर द टीम और वॉट, बट जो उनके चॉइस ऑफ वर्ड्स थे ना बोलते वक्त उस टाइम पे, मैं सुन रहा था, मैं अपना सर पीट रहा था कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, स्पेशली रमीज राजा. With all due respect to these legends, why are you trying to justify the performances of your team? I never see that from any Indian commentator or an Australian commentator or a New Zealand commentator. ऐसा लग रहा है कि रमीज राजा बार बार बोल रहा है ग्रेट शॉट बाय बाबर आजम, जा रही है सिंगल के लिए बाउंड्री पे, ठीक है, चौका भी नहीं हो रहा है. जस्टिफाई कर रहा है कि he can switch his gears any point of time. No, he can't. He's unable to switch his gears and convert himself into that power hitter. Right. There is no chance. बाबर जस्टिफाई कर रहा है कि यहाँ से 260-270 बन जाएंगे तो अच्छा टारगेट होगा पाकिस्तान का. नो, इट इज़ नॉट. 280 भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बॉलिंग अच्छी नहीं चल रही है. मैं लेजेंड बता रहा हूँ, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स और मीडिया और फैंस जब तक खुद रियलाइज नहीं करेंगे वो किस गड्ढे में कूदे हुए, तब तक पाकिस्तान की टीम से तुम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. लेजेंड बता रहा हूँ मैं. लास्ट ईयर लोग T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आ गए थे, वो इसीलिए था क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप था. तो डू यू थिंक T20 फॉर्मेट था. वो चीज़ कैप्टेंसी के ऊपर, जो बाबर आजम की कैप्टेंसी के ऊपर जो हम लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं, ये चीज़ T20 के टाइम पे नहीं उठ पाई क्योंकि वो फाइनल से पहुंच गए, तो सॉर्ट ऑफ इट कवर्ड ओवर द क्रैक्स. वही ना, ऑफ कोर्स इट डिड. और T20 में ऐसा नहीं कि कोई क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए भाई, बड़ी बात है, हम नहीं पहुंचे थे फाइनल तक. बट पॉइंट ये, जितना छोटा फॉर्मेट होगा उतना ही चांस है एक वीकर टीम के पास टू परफॉर्म ऑन दैट गिवन डे इन द नॉकआउट्स, और फिर आप फाइनल में आ गए तो. जैसे जैसे फॉर्मेट बड़ा होता रहेगा, जैसे कि ODIs आ गए या फिर टेस्ट मैचेस आ गए, जब आपको लंबे टाइम तक सर्वाइव करना होता है, तब एक अच्छी टीम और बुरी टीम के बीच का ना डिफरेंस दिख जाता है. पाकिस्तान एग्जैक्टली उसी चीज़ से सफर कर रही है. अगर T20 वर्ल्ड कप में पहुंच रहे इतने टाइम से, अच्छा खेल रहे हैं, तो हम लोग WTC में क्यों नहीं देख रहे पाकिस्तान को अच्छा करते हुए? क्यों नहीं कर रहे? ODIs में से बायलैटरल्स में क्यों देखना अच्छा करते हुए? क्योंकि जब बड़ी टीम में आती हो, जब फॉर्मेट लंबा होता है, तो आप एक्सपोज हो जाते हो. लेजेंड मैं बता रहा हूँ, ये रीज़न है, बिलीव इट और नॉट. मूविंग फॉरवर्ड, ये लोग किसी तरीके से 282 तक पहुंचते हैं थैंक्स टू इफ्तिकार एंड अपना शादाब खान. और आई थिंक ये टारगेट डिफेंडेबल था, ईजिली डिफेंडेबल था, बिकॉज 280 वॉज अ डिसेंट स्कोर ऑन दिस विकेट. प्लस इट्स अफगानिस्तान. प्लस मेजर फैक्टर वही था. अफगानिस्तान इन चेजेस हैज बीन हॉरेंडस. राइट. एक स्टार्ट निकल के आया था गुरबाज का, अपना KKR का जो बंदा है, उसका चेजिंग में ODIs की अपने पूरे करियर में एवरेज 10 से कम का है एज एन ओपनर, 10 से कम का हो, और उसने 60-70 रन बनाए. और यहीं पे वो जो मेरा सेकंड पॉइंट था कैप्टेंसी का के लेके, तो आप बस कोई गेम प्लान नहीं होता क्या जब तुम फील्डिंग करने के लिए आते हो? ऐसा लगता है कि तुम्हें रटा हुआ है कि अच्छा मुझे इन 2 लोगों से पहले बॉलिंग करानी है, हसन अली और उससे शाहीन अफरीदी से, फिर मैं 1 चेंज पे हारिस रऊफ को लेके आऊँगा, वो उसके ऊपर भी आऊँगा भी तो मैं भाई, वो भी अलग ही चीज़ है. और मुझे और कोई गेम प्लान पता ही नहीं है. अगर ये लोग पिट भी रहे हैं तो भी मैं इनसे 4 ओवर तो डलवाऊंगा ही डलवाऊंगा, और फिर हारिस रऊफ से भी 4 ओवर तो डलवाऊंगा ही डलवाऊंगा. भाई अगर बंदा पिट रहा है, हमने ये चीज़ इंडिया वाले मैच में देखी थी, तुम्हें याद हो तो, जब ये शाहीन अफरीदी पुल के छक्के खा रहा था, अबे हटा देते ना उसको, क्यों कराए जा रहे थे बॉलिंग उस टाइम पे? He seems like, I'm talking about बाबर आजम, जब वो फील्ड पे आता है एज कैप्टन, इसने जो बेसिक जो होता है ना, कि ये तो तुम भी जानते हो ना कि पहले 2 बोर्ड से 4 ओवर डलवाना है, फिर 1 चेंज ले आना है, ये सबको पता है. राइट.
इतना डिफेंसिव अप्रोच है यार. मतलब आई डोंट गेट व्हाई नोबडी इज कॉलिंग आउट बाबर आजम इन पाकिस्तान कि भाई यू आर नॉट कैप्टन मटेरियल. उसमें कोई शर्म की बात नहीं है. सचिन तेंदुलकर भी वॉज नॉट एज ग्रेट ऑफ अ कैप्टन एज से MS धोनी या फिर विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा. राइट. बट दैट डज नॉट मीन कि ही इज नॉट अ ग्रेट प्लेयर, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. तो बाबर आजम को भी ये प्रेशर, क्योंकि विराट कोहली था कैप्टन वहां पे, तो हमें इसको भी बना के रखना और इससे रिजल्ट चाहिए. क्या ऐसा कुछ है? आई होप ऐसा ना हो कुछ. फील्ड सेटअप की बात कर लो भाई. फील्ड इतनी वियर्ड मुझे लगता है कि आप कोई आपने एक फील्ड सेटअप करिए मान लो, ठीक है. अब बॉलर रन खा रहा है क्योंकि वो फील्ड के अकॉर्डिंगली बॉलिंग नहीं करा पा रहा, तो आप फील्ड चेंज कर दो. आपको वही लोग वहीं पे रखने हैं. कोई समझ में नहीं आता भाई तुम क्या सोच रहे हो एग्जैक्टली. तो ये इतना डिफेंसिव अप्रोच कैप्टेंसी में, इतना वन डायमेंशनल अप्रोच ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. एंड यू कांट विन अ वर्ल्ड कप विद अ कैप्टन लाइक दिस. देयर इज अ रीजन व्हाई यू आल्सो लॉस्ट द T20 वर्ल्ड कप फाइनल. ठीक है, वो जीते नहीं हो तुम, वो भी वन साइडेड. द लास्ट टाइम यू वन द वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें, इट वाज इन 92. क्या चल रहा है भाई उसके बाद से? इतने साल हो गए. T20 वर्ल्ड कप चलो 2000 आई थिंक 2009 में जीते थे. 2009 में जीते थे, कब जीते थे? 2010 में जीते थे, जो भी था भाई. बट द पॉइंट आई थिंक 2009 में जीते थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग. बट द पॉइंट इज कि यार उसको भी 14-15 साल होने वाले हैं. तो कहीं तो कुछ तो दिखाओ. बट वो चीज़ दिखती नहीं है. थर्ड रैंक जो मेरी होने वाली है वो होगी हारिस रऊफ पे. मैं इस वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैंने जो हारिस रऊफ को पहली बार ढंग से देखा था ना, क्योंकि मैं पाकिस्तान का क्रिकेट जो वो लिस्ट ए जो क्रिकेट होता है मैं उसको ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ. राइट. तो मैंने पहली बार उसको फुल स्विंग में देखा था इन अ बिग गेम विच वाज अगेंस्ट इंडिया, जब विराट कोहली ने जो वो मेलबोर्न में मार दिया था पिछले वर्ल्ड कप में. और हारिस रऊफ को ही वो छक्का मारा था सामने. एंड आई वाज स्टिल वेरी इंप्रेस्ड विद हारिस रऊफ. जो उसकी पेस थी, जो बाउंस था बॉल में, जो उसका एटीट्यूड दिखा था मुझे उस टाइम पे, मुझे लग रहा था कि दिस इज दैट वन गाय टू वॉच आउट फॉर इन द कमिंग इवेंट्स जो भी होंगे. वर्ल्ड कप इस साल, अगले साल T20 वर्ल्ड कप वगैरह वगैरह. और मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी उससे, बिकॉज नासिम शाह नहीं खेलने वाला था, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे आने वाली थी. राइट. बट इस वर्ल्ड कप में जो सबसे बड़ा कोई एक्सपोज हुआ है ना किसी प्लेयर का, आई एम सॉरी इफ आई एम साउंडिंग वेरी हार्श राइट नाउ, सबसे बड़ा एक्सपोज है किसी प्लेयर का हुआ ना, वो हारिस रऊफ का हुआ है भाई. इवन बिगर देन शाहिन अफरीदी. हाँ भाई, शाहिन अफरीदी कुछ तो करता है चलो. भाई हारिस रऊफ पहले ओवर में अफगानिस्तान के अगेंस्ट 16-17 रन खाया है. अगले ओवर में फिर से 10-12 रन खाया है. बाबर आजम फिर भी उससे कंटिन्यू करा रहा है बॉलिंग. ठीक है, वो एक और महान चीज़ है. दूसरी महान चीज़, भाई साहब अपने रन नहीं रोक पा रहे भाई. इट वोंट बी लॉन्ग व्हेन वी विल सी कि हारिस रऊफ एक सेंचुरी मार रहा है बॉलिंग से अपनी. बहुत लंबे वाला टाइम नहीं है. और इस पे आई वुड क्रेडिट द पाकिस्तानी कमेंटेटर्स. आई थिंक वसीम अकरम ने ये चीज़ कही थी, या फिर आई थिंक वसीम, in fact he is not even commentating. हाँ, वसीम अकरम said this in a show. हारिस रऊफ के लिए स्पेसिफिकली, these are not my words, ये आपके लेजेंड के वर्ड्स हैं जो भी पाकिस्तानी लिसनर्स हैं. ही said कि हारिस रऊफ जैसे जो बॉलर्स हैं इनको आप T20 में तो चला लोगे, बिकॉज एज आई सेड फॉर्मेट छोटा है, 4 ही ओवर डालने हैं, पता है आपको पिटना ही है, बैट्समैन रन मारने के लिए आते हैं तो आपको बचने जाना है. बट ऐसे बॉलर्स जो कि लिस्ट ए क्रिकेट नहीं खेलते, लिस्ट ए क्रिकेट मतलब जैसे इंडिया में रणजी ट्रॉफी होती है टेस्ट मैचेस का डोमेस्टिक लेवल पे, वो अगर आप लिस्ट से क्रिकेट खिलाए बिना अगर जल्दी से आप ले आओगे ना इंटरनेशनल स्टेज पे टीम के लिए, तो ये बड़े फॉर्मेट में एक्सपोज हो रहेंगे. और एग्जैक्टली वही देखने को मिल रहा है हम लोगों को. जेन्युइनली वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स टू कम आउट ऑफ वर्ल्ड कप 2023 इज हारिस रऊफ. आई वॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम टेम्प्टेड टू कॉल हिम अ फ्रॉड. ऑल्दो इट इज नॉट फेयर ऑन एनीबॉडी, इसलिए मैं वो चीज़ नहीं बोलूंगा. वो मेरे दिमाग में ही थी. एंड आई वोंट से इट राइट नाउ एज वेल. आई डोंट थिंक ही इज अ फ्रॉड ऑफ कोर्स. हीट ऑफ द मोमेंट में सोचने में लगता ना क्या डाल रहा है बॉलिंग भाई, कैसा सा है, अफगानिस्तान से पिट रहा है. बट भाई जेन्युइनली सबसे बड़ा एक्सपोजर तो हुआ है भाई, इतना तो मैं कहूँगा रूडली. बहुत बड़ा एक्सपोजर था ये. और उसके बाद लास्टली जो चौथा पॉइंट है मेरी रैंटिंग का, वो होने वाला है फील्डिंग. वो तो तुम क्या कहोगे भाई फील्डिंग के बारे में? भाई फील्डिंग आई थिंक सबको पता ही है फील्डिंग की. आई थिंक ये अफगानिस्तान वाले मैच में भी इतने ज़्यादा इन लोगों ने मिस फील्डिंग करी, इतने चौके छोड़े हैं, इतने कैचेस छोड़े हैं. एंड वही बात है ना कि हमने कुछ पॉडकास्ट पहले भी ये चीज़ बात करी थी कि ये सॉर्ट ऑफ अब माना ही जाता है कि पाकिस्तान टीम आ रही है तो ये फील्डिंग एक्सपेक्टेड है उनसे. लाइक जब भी कुछ ऐसा होता है तो चीयर करने लग जाती है रोड, क्योंकि दे आर काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग दैट ओनली. तो आई थिंक इससे बड़ी कोई गंदी चीज़ नहीं हो सकती फॉर अ क्रिकेटिंग टीम कि आपकी रेपुटेशन यही बनी हुई है. एंड थ्रू आउट एजेस, बहुत सालों से रेपुटेशन बनी हुई है, लाइक जनरेशन से सॉर्ट ऑफ, कि पाकिस्तान टीम आ रही है तो इनसे फील्डिंग तो नहीं हो पाएगी. एंड आई डोंट थिंक कि ये चीज़ ऐसी है जो कि इम्प्रूव नहीं करी जा सकती, क्योंकि आई रिमेंबर ये चीज़ KL राहुल ने एक पॉडकास्ट में कहा था ये चीज़ कि टेकिंग अ कैच और फील्डिंग ये अकेली वो चीज़ है क्रिकेट में जो 100% आपके हाथों में है. इट इज़ 100% बेस्ड ऑन कि आपकी कैसी प्रैक्टिस रही है.
तो क्या आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो? इज द प्रेशर गेटिंग टू यू? अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? और अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी होगा क्या आपके सामने? मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा 100% प्रैक्टिस हटा दो, थोड़ा लक भी है मान लो। हाँ। तो लक इतना भी नहीं है कि तुम हर मैच में इतनी, और भाई बहुत एम्बैरेसिंग मिसफील्ड होती है, बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसे खड़ी खड़ी बॉलों को छोड़ देते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। अनदर थिंग जो कि इंटरनेशनल स्टेज पे यू आर नोवेयर क्लोज टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। मुझे ज़्यादा रैंट करने की जरूरत है भी नहीं इस पर, आई थिंक ये तो पाकिस्तान के प्लेयर्स भी जानते हैं खुद ही कि भाई द वर्स्ट फील्डिंग साइड इज नॉट नेदरलैंड्स, इट इज़ नॉट अफगानिस्तान, इट इज़ नॉट बांग्लादेश, इट इज़ नॉट श्रीलंका, इट इज़ पाकिस्तान भाई। और ये बहुत सालों से है, लाइक इट और नॉट, ठीक है, डील विद इट नाउ। अगर मैं अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं जल्दी से, 120 कुछ रन हो चुके थे इनके 20 ओवर के अंदर ही, और एक भी विकेट नहीं गिरा था। ड्रीम स्टार्ट फॉर अफगानिस्तान। माइंड यू, अफगानिस्तान को अगर ये मैच जीतना था, उनको अपने ओडीआई हिस्ट्री की बिगेस्ट एवर सक्सेसफुल चेज एग्जीक्यूट करनी थी। इतने ज्यादा रन उन्होंने कभी भी चेज नहीं करे थे। वंस अगेन शोइंग कितनी पुअर फील्डिंग और बॉलिंग रही है पाकिस्तान की, और कितनी पुअर कैप्टेंसी रही है बाबर आजम की। आई होप आई पुट माई पॉइंट अक्रॉस। बट इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाय द 30th ओवर कुछ 175 रन थे, रन रेट इंटैक्ट था। एक ऑब्जर्वेशन थी मेरे लिए फॉर अफगानिस्तान, जो इब्राहिम इनका जो दूसरा ओपनर है गुरबाज के अलावा, इब्राहिम को मैंने नोटिस करा पहले के 10 ओवर में ना उसकी स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छी होती है, ये मैंने पैटर्न ऑब्जर्व करा है। और 10 ओवर के बाद उसकी स्ट्राइक रेट एकदम से गिर जाती है बहुत ज़्यादा। अल्टीमेटली इसकी स्ट्राइक रेट कुछ 77 की थी जब ये आउट हुआ है, तो कुछ 80 कुछ रन मारे थे इसने, बट 112-120 कुछ बॉलें ली हैं इसने, ठीक है। इट इज़ नॉट वंस अगेन एक्सेप्टेबल, बट अफगानिस्तान की टीम है और एक नया प्लेयर है, तो इट इज़ फाइन। पाकिस्तान इज अ वेटरन लेजेंड टीम, तुम ऐसे बहुत परफॉर्म नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वाले होंगे, तो एक्सेप्टेबल एज पर अफगानिस्तान स्टैंडर्ड्स फॉर इब्राहिम आई एम सेइंग, बट मॉडर्न क्रिकेट में आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। और इसके पीछे एक पॉसिबल रीज़न मुझे लगता है कि पावर प्ले में फील्डर्स अंदर होते हैं, तो आप चौके मार सकते हो, छक्के मार सकते हो। जैसे ही फील्डर पीछे होगा, आपकी बाउंड्रीज खत्म हो गई, तो यहाँ पे क्या रीज़न है लो स्ट्राइक रेट होने का? आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे, सिंगल्स और डबल्स नहीं निकाल रहे अच्छे से। वो चीज़ में आपको इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के चलते हुए इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ ऐसा था कि 88 रन रह गए थे 82 बॉल्स में, और मैं फिर भी कहूंगा यहाँ से भी पाकिस्तान जीत सकती थी। 6 से ऊपर की रन रेट रिक्वायर्ड है, और अफगानिस्तान का मिडिल ऑर्डर वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मिडिल ऑर्डर्स है, नेदरलैंड से भी वर्स्ट है वो इस वर्ल्ड कप में। आपने विकेट ही नहीं लिया भाई, 2 ही विकेट गिरे अल्टीमेटली, और कितनी मेच्योर्ड चेस दिखाई है अफगानिस्तान ने। फुल क्रेडिट टू अपना जो हजमत था और जो रहमत जो थे, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, क्या बढ़िया चेस करी इन दोनों ने यार मिलकर। मतलब कोई पैनिक ही नहीं दिखाया, आराम से 8 विकेट से जीत भी गए। आई थिंक एक ओवर बचा भी हुआ था आराम से। अ वेरी एम्बैरेसिंग लॉस फॉर पाकिस्तान, एंड इट इज अ वेरी वियर्ड सिचुएशन राइट नाउ, बिकॉज पाकिस्तान और अफगानिस्तान अब आई थिंक सेम पॉइंट्स पे, दोनों ने 3-3 मैच हारे और शायद 2-2 मैचेस जीते। क्रेजी भाई एक्चुअली में। एंड सो इज इंग्लैंड। In fact, Pakistan now has to win all their games to qualify, वरना virtually they are out, जैसे कि हमने बांग्लादेश के साथ देखा, भी हम कवर करेंगे। जैसे आप 4 मैचेस हार जाते हो, यू आर वर्चुअली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। मैथमेटिकली शायद फिर भी आप आओ, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, बट वर्चुअली आप आउट हो चुके हो। तो पाकिस्तान नाउ कैन नॉट मेक एनी मिस्टेक, बट आई एम श्योर दे विल, विच इज वाई आई थिंक दे वोंट क्वालिफाई। बट जो भी है भाई, यू कांट से मच अबाउट इट, इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी एंड अ वेरी हिस्टोरिक डे फॉर अफगानिस्तान। द रैंट ऑन पाकिस्तान शुड नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम द सक्सेस ऑफ अफगानिस्तान। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि जेन्युइनली डिजर्व करते हैं वो जिस तरीके से जीते हैं, और भाई काफी हिस्टोरिक ये मोमेंट है उनके लिए, बिकॉज इससे पहले उनके पूरे ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में वो सिर्फ एक ही बार जीते थे। दिस हैज बीन अ हिस्टोरिक वर्ल्ड कप फॉर देम। अगर वो अब एक भी मैच नहीं जीतते ना, तो भी ये वर्ल्ड कप उनके लिए हिस्टोरिक होने वाला है। हाँ, डेफिनेटली। एंड दे हैव डन देयर जॉब, एंड होपफुली अगर वो 7th पोजीशन से ऊपर फिनिश कर पाते हैं, इट इज जेन्युइनली अ हिस्टोरिक मूव, one of the biggest success stories to come out of this World Cup, for sure. Now let's move on to the next game about South Africa and Bangladesh. भाई पहले तो your views on how they are batting right now. I think batting में there is literally no comparison with them. इस टाइम पे अगर हम लोग बैटिंग में देखें तो लाइक आई नो कि इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है, बट आई थिंक साउथ अफ्रीका इज दैट टीम जिसकी बैटिंग इज लाइक जेन्युइनली द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड कप। जैसा उनका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करता है, लाइक गाइज लाइक क्लासन, मार्करम, ये क्लासन तो भाई आके ये 200 की स्ट्राइक रेट से खेलने लग जाता है। भाई क्लासन तो मैं ही इज अ जोक राइट नाउ, सही में जोक इन द सेंस कि मौकरी बना रखी है भाई उसने हर किसी की। राइट। एंड आई थिंक क्विंटन डिकॉक का भी सॉर्ट ऑफ ये वर्ल्ड कप कैंपेन थोड़ा अंडररेटेड जा रहा है, लाइक उतना ज़्यादा फोकस नहीं आ रहा उस पर जितना आना चाहिए।
क्योंकि ऑलरेडी 3 सेंचुरी मार चुका है बंदा, लाइक एंड साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी थे सुपरस्टार्स हैं कि वो फोकस डिवाइड हो जाता है एंड देयर इज अ जेन्युइन चांस कि हो सकता है रोहित शर्मा का रिकॉर्ड टूट सकता है इस वर्ल्ड कप। यू नेवर नो। एग्जैक्टली। एंड तो मैं यहाँ पे वन थिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, टॉस जीतते हैं बैटिंग करते हैं बिकॉज वाई नॉट। वानखेड़े में मैच था, साउथ अफ्रीका अभी तक सिर्फ एक ही मैच हारी और वो मैच चेस करते हुए हारे थे अगेंस्ट नीदरलैंड्स। तो उनके लिए भी बैटिंग पहले करना वर्क कर रहा है, जैसे इंडिया के लिए हम कहते हैं चेस करना वर्क कर रहा है। एंड वानखेड़े में अभी पिटाई करी थी इंग्लैंड की पहले बैटिंग करके, इट मेड ऑल द मोर सेंस टू बैट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँगा कि पहले बात तो एक चेंज था, विलियम्स आया हुआ था इनका इंगीडी की जगह, फैम नॉट रॉन्ग। जो बैटिंग की स्टार्ट होती है ना इनकी, वो बहुत शेकी थी। आई थिंक बांग्लादेश के लिए ड्रीम स्टार्ट था वो। 44 रन आते हैं पावर प्ले में, पहले पावर प्ले वेरी वेरी फ्यू रन, और 2 विकेट गिर भी जाते हैं। हाँ। इनफैक्ट अपना ऑनड्रिक्स जो था उसका तो पहले दूसरे ओवर में स्लिप पे कैच भी छूट गया था एक बार, उसके बाद भी जल्दी आउट हो गया। एंड वैन डर डुसन जो भी खुद भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है, वो भी जल्दी आउट हो गया था। सो डिकॉक और मार्करम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अब। राइट। एंड नोटिस हाउ यहाँ पे इनके 44 रन हैं ऑन अ पिच लाइक वानखेड़े। पाकिस्तान के 56 थे पिछले मैच उन्होंने डिस्कस करा, ऑन चेन्नई मच बेटर देन दिस। बट अल्टीमेट स्कोर देखो उनका कहाँ गया और इनका कहाँ गया। वही जो मेरा पहला पॉइंट था रैंट का कि क्या इंटेंट है इनका बैटिंग में, क्या है। क्वाइट शेमफुल भाई, बिकॉज यहाँ पे हम साउथ अफ्रीका के ऊपर आते हैं। अब आप देखो यहाँ पे कैसे कंसिस्टेंटली हर 10 ओवर के फेज में, 10 से 20 ओवर के बीच में, 20 से 30 ओवर के बीच में, 30 से 40 ओवर के बीच में, तीनों फेज में रन रेट ऊपर बढ़ा है। वही जो मैंने पाकिस्तान के लिए कहा था कि बढ़ ही नहीं रहा था। राइट। अगले फेज में 55 रन आते हैं, उसके बाद 66 रन आते हैं और फिर 73 रन आते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटली रन रेट बढ़ते जा रही है। और सिर्फ एक विकेट गिरता है यहाँ पे, और जो कि अल्टीमेटली मार्करम का गिरता है बीच में। उसने 50 मारी बाय द वे। अपना वैन डर डुसन और अपना ऑनड्रिक्स यही थे जिन्होंने रन नहीं मारे, बाकी सबने रन मारे लेजिट। हम लोग देखते हैं यार कि मार्करम और डिकॉक इतना कॉन्फिडेंटली बैटिंग कर रहे थे, स्पेशली अगेंस्ट द स्पिनर्स। 44 for 2 होना 10 ओवर में, इट इज नॉट अ जोक। ठीक है, काफी डाइसी सिचुएशन थी, बट वहां से जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन्होंने संभाला अपने आप को, वेरी कमेंडेबल। मार्करम प्लेइंग अ कैप्टन इनिंग्स फॉर श्योर, आउट हो जाता है मारते मारते, शाकिब अल हसन को मारते आउट होता है। बट उसके बाद आता है क्लासन। भाई मुझे याद है क्लासन आया था 32nd ओवर के आसपास कुछ आया था, मतलब 18-19 ओवर बचे थे उसके पास खेलने के लिए, और वो लिटरली 100 मार सकता था एंड में आके। T20 का गेम खेल के गया है वो। डिकॉक आई थिंक 36 ओवर के आसपास वो मार देता है, अपने 100 मार देता है, और उसके बाद से वो भी एकदम स्काई रॉकेट कर जाता है। पहले के 100 रन उसके आई थिंक 100 के स्ट्राइक रेट के आसपास ही आते हैं कुछ, और उसके बाद अगले के 20-30 बॉल पे वो 70 रन मार देता है। मुझे थोड़ी बहुत पता रोहित शर्मा की याद आई इन अ सेंस। रोहित शर्मा के लिए द ओनली डिफरेंस इज कि रोहित शर्मा का और एक्सट्रीम्स पे होता था। पहले के 100 रन शायद 120 बॉलों में आ रहे हैं 70-80 की स्ट्राइक रेट पे, और फिर सीधा 300 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है कि मतलब 200 हो गए 150 बॉलों में, तो वो अलग ही था। बट डिकॉक का भी आई थिंक यार 200 बननी चाहिए थी यहाँ पे। राइट। A little disappointed। अभी देखी नहीं है एक भी 200। हाँ, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में इतना हाई स्कोरिंग पिचेस हैं, एक 200 तो देखना बनता है। बट नो कंप्लेंट्स एज सच, आई थिंक ही डिड हिज जॉब रियली वेल। वेल डिजर्व्ड सेंचुरी फॉर श्योर। आई थिंक टॉप स्कोरर बन गया होगा अब तो, बन चुका है ना, तो भाई क्या ही कह सकते हो तुम। राइट। एंड फिर हम देखते हैं कि क्लासन की जो मैंने हिटिंग देखी ना, इतनी क्लीन हिटिंग मैंने किसी से नहीं देखी इस वर्ल्ड कप में। ओके। मतलब कोई तुम्हें ऐसे दिमाग में आ रहा है जिसने इतने तगड़े छक्के मार रहा हो जो इसमें? रोहित शर्मा। मैं वही सोचा था, बट क्या रोहित शर्मा इतनी क्लीन हिटिंग कर रहा है? आई थिंक क्योंकि रोल भी अलग है ना दोनों का। नहीं, हाँ, रोल अलग है। राइट। बट आई थिंक क्लीन हिटिंग में तो शायद रोहित शर्मा इज राइट अप देयर। लाइक अगर हम लोग सिर्फ वो छक्कों की बात करें, सिर्फ उन बॉल्स की बात करें जैसे वो छक्के मारे हैं, आई नो क्लासन वो बहुत ही कंसिस्टेंट लेवल पे लगातार मारे जा रहा है। रोहित शर्मा इज लाइक कि मैं मारता ही जाऊंगा डायरेक्टली। क्लासन के पास प्लस वो उतना प्रेशर भी नहीं है ना उस चीज़ का। रोहित शर्मा तो ओपनर है इस टाइम पे, क्लासन तो नीचे आ रहा, तो उसका काम ही वही चीज़ है। तो रोहित शर्मा इज डूइंग समथिंग दैट इज आउटसाइड द बॉक्स। तो आई थिंक कि लाइक एक्सपेक्टेड था क्लासन से भी, बट आई थिंक कि हाँ, ये जो क्लीन हिटिंग वाली बात है, आई थिंक प्रॉब्ली रोहित शर्मा इज ओनली दैट गाय जो कि ही इज राइट अप देयर। पॉसिबली आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी मिच मार्श वगैरह ने जितना खेला है थोड़ा अच्छा दिखाया है फॉर श्योर। बट हाँ भाई, इंग्लैंड से तो कोई भी नहीं कहूँगा मैं इस वक्त, राइट, जैसा खेल रहे हैं वो लोग। हाँ भाई, मतलब बट क्लासन वन ऑफ द क्लीनेस्ट हिटर्स ऑफ द बॉल राइट नाउ इन वर्ल्ड क्रिकेट फॉर श्योर। जिस तरीके की बैटिंग करी है उसने आखिरी के 10 ओवर में, हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट देखा था कि इन्होंने 143 रन बनाए थे, मतलब वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड है ये। मुझे लगा था कि ये बेस्ट नहीं हो सकता, इन लोगों ने कर दिया। 144 रन बनाए इस बार। ओके। आखिरी के 10 ओवर में 144 रन भाई, इट इज क्रेजी। 14.4 रन पर ओवर की इकोनॉमी से आप खेल रहे हो, रन रेट से खेल रहे हो आखिरी के 10 ओवर में। राइट।
अनरियल कमबैक है ये किसी भी टीम का. इतना ज्यादा रन रेट से कोई नहीं खेलता भाई आखिर के 10 ओवर में. एंड दैट टू विदाउट लूजिंग मच विकेट्स. आई थिंक सिर्फ एक ही विकेट गिरा है लास्ट में, वो भी क्लासेन का लास्ट ओवर में आके गिर गया था. 100 आई थिंक उसकी भी 100 होनी चाहिए थी, जैसे मैंने डिकॉक खेलने का 200 होनी चाहिए थी. बट ठीक है भाई, चलता है. वो मारते हुए ही आउट हुआ था, सेल्फलेस खेल रहा था. डेविड मिलर ने भी आके पिटाई करी भाई, 30-35 रन मारे 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से. क्या खेला है यार. You can't have any complaints from South African batting lineup right now. There is nothing. मतलब मैं तो कहूँगा कि maybe Bavuma का absence is a blessing in disguise. If at all it is not intentional. And the other part is कि मुझे ना इस मैच में और इंग्लैंड वाले मैच में जो साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच हुआ था, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ लगी. इन द सेंस कि लास्ट 10 ओवर में जो टर्न अराउंड हुआ, पहली बात तो ये. दूसरी बात, आखिरी के 10 ओवर में इंग्लैंड के बॉलर्स बॉलिंग करना भूल गए थे. लाइक वाइज फॉर बांग्लादेश. इतनी फुल टॉस, इतनी हाफ वॉलीज, एकदम बनी बनाई मुंह के नीचे छक्के वाली बॉल देना, ये इट इज नॉट नॉर्मल भाई. आप पैनिक करे हुए थे, आप प्रेशर में थे, इसलिए आपने ऐसी बॉलिंग करी है. इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं बताता हूँ. अराउंड द आई थिंक आखिर के 5 ओवर की कोई बात है या फिर आखिर के 10 ओवर की बात है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ओवर, बट मुस्तफिजुर रहमान का एक ओवर था. उससे ना 6 फील्डर्स ऑफ साइड पे रखे हुए थे और 3 फील्डर लेग साइड पे रखे हुए थे सिर्फ. तो एज अ बॉलर, बिकॉज यू आर न्यू टू क्रिकेट, तुम भी बताओ, चलो तुम्हें क्या लग रहा है वो बॉलिंग कहाँ करेगा ऑफ साइड के लिए, है ना? नहीं कर पा रहा था भाई. लेग साइड पे छक्का खाया, फिर अगली बॉल के लिए फिर 1 फील्डर हटा के 5 फील्डर इधर और 4 इधर ले आया लेग साइड पे, फिर ऑफ साइड पे डाली, ऑफ साइड पे छक्का खाया, फिर दोबारा 6 फील्डर इधर 3 फील्डर इधर. उसके बाद जाके उसने एग्जीक्यूट करा सही से वो चीज़. उसको 2-3 बॉलर लग गए एग्जीक्यूट करने में ही. आप फील्ड के अकॉर्डिंग बॉलिंग ही नहीं कर पा रहे हो भाई. इतना ज़्यादा पैनिक कर रहे हो आप. I think this was genuinely one of the worst bowling performances in this World Cup for sure. और इसी के चलते हम लोग देखते हैं कि 380 से ज़्यादा रन बन जाते हैं भाई फिर से. And it was obviously not going to be Bangladesh का जो मतलब not even close. It was not even going to be close for me. But यहाँ पे सबसे बुरा मुझे जो लगा ना देख के, वो लगा बांग्लादेश का बैटिंग इंटेंट. पहले के 5-6 ओवर तक एक भी विकेट गिरा नहीं था. लेकिन तानजिद की बात कर लो, तानजिद है भाई, जो भी है तानजिद है आई थिंक. एंड अपना लिट्टन दास को ले लो भाई. लिट्टन दास जो केकेआर से खेलने वाला है. लिट्टन दास से कुछ 20-25 बॉलों में सिर्फ 12 रन थे पहले के 5-6 ओवर में. आप 380 चेस कर रहे हो. क्या इंटेंट है ये? इतनी अच्छी बॉलिंग तो नहीं हो रही इस विकेट पे कि आप बॉल कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो बैटिंग से. राइट. सिर्फ मतलब 50 से कम की स्ट्राइक रेट. इज इट एक्सेप्टेबल? और वहीं पे आई थिंक द गेम डाइड फॉर मी, बिकॉज आपने इतना प्रेशर बना लिया अपने ऊपर. 3 विकेट उसके बाद से लगातार गिरे. शाकिब अल हसन आई थिंक 1 रन पे आउट हुआ है. अपना वो क्या कहते हैं, वन डाउन जो प्लेयर आता है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ भाई, क्या नाम था उस बंदे का, उसने इंडिया गेम्स भी खेला था वो, चलो जो भी है, उसने वो पहली बॉल पे आउट हो गया ग्लांस करते हुए. आई थिंक जैसे वो 3 विकेट गिरे ना, उसके बाद अपना इवेंचुअली महमूदुल्लाह आता है बैटिंग करने के लिए. महमूदुल्लाह के अलावा एक भी बंदा मुझे ऐसा नहीं लगा जो कि स्किल वाइज ऑन प्योरली स्किल बेसिस उस एलीट लेवल पे बिलोंग करता है कि आप इंटरनेशनल स्टेज पे आके इतने छक्के मार सको. ओके. इतना कॉम्पिटेंट ही नहीं लगा मुझे कोई. महमूदुल्लाह अकेला ऐसा बंदा था जो कि थैंक्स टू हिज इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 100 मारी उसने अल्टीमेटली, और 111 बॉल पे ही मारी 111 रन. 100 की स्ट्राइक रेट पे मारे. द ओनली गाय हु हैड अ स्ट्राइक रेट ऑफ 100, रिस्पेक्टेबल स्ट्राइक रेट. अगर वो कर सकता है, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे थे? एंड दिस इज माइंड टू दैट गाय जो कि वर्ल्ड कप की स्क्वाड में ओरिजिनली आने भी नहीं वाला था. हाँ, उसने ऐसा परफॉर्म करके दिया है. तो भाई आप क्या सोच रहे थे? उसने इंडिया के अगेंस्ट भी डिसेंटली परफॉर्म करा था 5 नवंबर. तो वेरी पुअर डिस्प्ले बाय साउथ अफ्रीका कह रहा हूँ, बाय बांग्लादेश, एंड स्पेशली देयर बैटिंग फॉर श्योर. एंड साउथ अफ्रीका के लिए क्रेडिट जाता है यहाँ पे, बिकॉज वंस अगेन आई थिंक ये शायद हर मैच में हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सारे बॉलर्स ने विकेट लिया फिर से. नोबडी हैज गॉन विकेटलेस. हर किसी ने विकेट ले लिया. मार्को यानसन ने 3 विकेट ले लिए भाई. इवन द बॉलर्स जिन्होंने ज्यादा विकेट नहीं ली, जैसे केशव महाराष्ट्र से वही विकेट लिया, उनकी इकोनॉमी 4 से कम की इकोनॉमी है इस विकेट पे. 380 वाले गेम में सिर्फ मतलब 3.8 कुछ इकोनॉमी रखना भाई, हैट्स ऑफ भाई, कमेंडेबल यार. तो ओवरऑल अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय साउथ अफ्रीका भाई. एंड कुछ 149 रन से जीते फैम नॉट रॉन्ग. 150. आई थिंक ये तो क्रेजी चल रहा है. इनका जो नेट रन रेट वाली चीज है ना, वो अलग लेवल पे पहुंचे हुए हैं अभी. और बेटर हो गए मेरे ख्याल से. 2.3 कुछ हो गई है प्लस में, पॉजिटिव में. 2 में है भी नहीं कोई. कोई भी नहीं है. इंडिया के शायद 1.3 हो, शायद सेकंड बेस्ट या फिर थर्ड बेस्ट जो भी है. एंड साउथ अफ्रीका जंप करके अब सेकंड पे आ गई है. न्यूजीलैंड अब थर्ड पे हो गई है. तो द प्रेशर इज ऑन न्यूजीलैंड राइट नाउ, बिकॉज उनके बहुत टफ मैचेस आने वाले लगातार. भाई कैन यू, like, because now we have discussed this game,
पहली बात तो बांग्लादेश इज वर्चुअली नाउ आउट ऑफ द टूर्नामेंट. Probably the first team to get out of this tournament is Bangladesh. Very surprising in a World Cup जहाँ पे Netherlands और अफगानिस्तान खेल रहे हैं, वहाँ पे Bangladesh is the first team to get knocked out of the World Cup. Is very surprising भाई. So मतलब पता नहीं भाई. Do you think they will finish in the bottom 3 now? या फिर अभी भी तुम्हें लगता है कि श्रीलंका नीचे आएगी? और आई थिंक श्रीलंका और वो दोनों आ सकते हैं इस टाइम पे. तो मतलब So somebody between Afghanistan and Netherlands will be in the mid stage. मतलब आई थिंक जो बॉटम 3 होंगे प्रॉब्ली नेदरलैंड्स, बांग्लादेश एंड वो अपना श्रीलंका हो सकता है. भाई अफगानिस्तान के चांसेस है क्या पता ऊपर आ जाए. क्योंकि अफगानिस्तान अगर बाई चांस एक और विन निकाल लेती है, इट्स क्रेजी भाई. 3 विन निकाल लेना फॉर श्योर बहुत तगड़ा कैंपेन, बहुत बड़ी बात हो जाएगी. राइट. एंड फॉर साउथ अफ्रीका नाउ दे आर ऑफिशियली ऑन द सेकंड स्पॉट. डू यू थिंक दे कैन फिनिश इन टॉप 2? बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू अज्यूम कि ये लोग क्वालिफाई तो करने ही वाले. 5 में से 4 मैचेस जीत चुके हैं. अभी इनके टफ मैचेस कौन से रहते हैं? इंडिया से रहता है, ऑस्ट्रेलिया से खेल चुके हैं ये लोग, न्यूजीलैंड से रहता है. इंग्लैंड को पीटा था. इंग्लैंड से नहीं हुआ. इंग्लैंड से नहीं हुआ. इंग्लैंड से शायद नहीं हुआ है. तो मैचेस तो इनके भी हैं वैसे. डू यू थिंक दे कैन फिनिश इन द टॉप 2 और लेट्स लोअर एक्सपेक्टेशंस? तुम्हें लगता है टॉप 4 में फिनिश करेंगे? हाँ डेफिनेटली टॉप 4 तो होना ही होना है. आई थिंक न्यूजीलैंड, इंडिया, मैं तो न्यूजीलैंड का भी मान के चल रहा हूँ. न्यूजीलैंड, इंडिया और अपना साउथ अफ्रीका, इन 3 का तो मान के चल रहा है. एंड मोस्ट प्रॉब्ली देन ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया माइट बी, क्योंकि पाकिस्तान तो एकदम ही आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रही है और कोई टीम है नहीं जो उस लेवल पे पहुंच सकती है इस टाइम पे. इंग्लैंड का नहीं हो रहा अब. इंग्लैंड में से अगर इंडिया से हारती है, बाहर है. श्रीलंका से उससे पहले, वो भी एक आसान मैच नहीं होगा. एग्जैक्टली अगले हफ्ते बाहर कर रहे हैं भाई इंग्लैंड. मजा आएगा भाई. दैट वुड बी समथिंग एल्स अगर इंग्लैंड बाहर जाती है तो. बट ठीक है यार, यहाँ से चलते हैं टुवर्ड्स इंडिया नाउ. इंडिया की थोड़ी बातें करनी है. हमें फाइनली थोड़ा टाइम मिला है बिकॉज एक हफ्ते का ब्रेक है. एंड सही टाइम पे ब्रेक मिल रहा है एक हफ्ते का, बिकॉज एग्जैक्टली आधे मैचेस खेल चुके हैं. एग्जैक्टली मतलब 4.5 होता है वैसे तो 9 का, लेकिन 5 ही ले लो. एंड ये मिडवे थ्रू द टूर्नामेंट एक एनालिसिस करने के लिए एप्ट टाइम है हमारे लिए. सो स्क्वाड के हर प्लेयर को 15 प्लेयर हैं. लेट्स ट्राई टू रेट देम एंड देयर परफॉर्मेंसेस. हु आर वी स्टार्टिंग विद? आई थिंक वही जैसा लाइनअप होता है उसके हिसाब से ही चलते हैं. ठीक है. सबसे पहले रोहित. बट लाइनअप में आई थिंक लेट्स लाइक कैटेगराइज पीपल. बैट्समैन को पहले बैट्समैन में कर लेंगे, फिर ऑलराउंडर्स एंड देन लास्ट में बॉलर्स. ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सब्स में सूर्य कुमार यादव भी है तो वील इंक्लूड. डेफिनेटली. रोहित शर्मा से स्टार्ट करना है. राइट. क्या दोगे भाई रेटिंग तुम? रोहित शर्मा की इस टाइम पे एक तो ये 10/10 देना भी अजीब लगता है एकदम से. आके फर्स्ट पहले नाम लेते हो फिर 10/10 दे दिया यार. आई डू थिंक कि 10/10 डिजर्व करता है. आई थिंक 10 दे नहीं सकते यार किसी को वैसे, क्योंकि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर परफेक्ट मतलब इंप्रूवमेंट. जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, केएल राहुल मेरे लिए सबसे क्लोज है इस चीज के लिए, बट वो आउट हो गया इसलिए मे बी नॉट. हाँ सेम मेरा. अगर वो हर मैच में नॉट आउट होता तो देयर इज लिटरली नथिंग दैट ही कैन डू रॉन्ग राइट नाउ. कीपिंग में ही हैज बीन अमेजिंग. वो फील्डिंग अवार्ड ही मिला हुआ है. देयर इज नो रीजन फॉर हिम नॉट टू गेट दैट. हाँ ठीक है, वैसे फील्डिंग वाला पॉइंट सही हो गया. ऑल्दो आई थिंक रोहित शर्मा की फील्डिंग भी काफी अच्छी तगड़ी रही है. I'll give him a 9. 9. मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैटिंग में ऑन पॉइंट रहा है. जो 1 नंबर मैं काट रहा हूँ वो ऑस्ट्रेलिया वाला काट रहा हूँ. हाँ फेयर. राइट. एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स हम लोग ग्रीडी है इस मामले में कि मे बी ही कैन स्कोर अ कपल ऑफ मोर हंड्रेड्स बाय नाउ. ही शुड. राइट. बट वही है, वो इतना सेल्फलेसली खेल रहा है तो देयर इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट एज सच. तो मैं 1 नंबर वो ऑस्ट्रेलिया काट रहा हूँ क्योंकि लिटरली फील्डिंग ऑन पॉइंट है. कैप्टेंसी तो 10/10 दे सकते हैं तो. सिर्फ कैप्टेंसी की बात करें तो 10/10 इजीली 10/10. मतलब इजीली द बेस्ट कैप्टन दिस वर्ल्ड कप अब तक का. लाइक आई डोंट थिंक और कैप्टन के हमें इस लेवल पे कैप्टन नोबडी हैज बीन टैक्टिकली एज सुपीरियर एज रोहित शर्मा फॉर श्योर. एंड बैटिंग में भी लाइक आई नो कि काफ़ी लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि भाई लाइक लगातार हमें बड़े स्कोर्स देखने को नहीं मिले. 40s में 2 बार आउट हो गया इस टाइम पे. बट पॉइंट वही है कि अप्रोच ही वही है उसका पॉइंट ही वही है. हाँ. तो यू कांट अनफेयरली एक्सपेक्ट दैट टू हैपन. बट स्टिल इट इज़ नॉट परफेक्ट. सो हम लोग शायद 9/10 दे सकते हैं. बट कैप्टेंसी में तो आई थिंक इट इज परफेक्ट राइट नाउ. नो कंप्लेंट्स इजीली. बट ठीक है, रोहित शर्मा कैंपेन अभी टीम का सेकंड हाईएस्ट स्कोर हो रहा है भाई. वर्ल्ड कप का आज वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट हो गया. वर्ल्ड कप का डिकॉक हो गया ना. हाँ थर्ड हाईएस्ट हो गया. राइट. बट एनीवे अभी तक सो फार रियली आई थिंक अगर ऐसा वर्ल्ड कप फिनिश करता है आई डोंट माइंड. हाँ डेफिनेटली इजीली. मूविंग ऑन टू शुभमन गिल. डिड नॉट प्ले द फर्स्ट 2 गेम्स. 3 मैचेस खेला है 5 में से. हाउ वुड यू रेट हिम? 95 रन मारे पहली बात तो उसने 3 मैचेस में. हाँ रोहित शर्मा का मैं एक चीज बताना भूल गया, उसकी 133 की स्ट्राइक रेट है. 133 की स्ट्राइक रेट है. T20 वाली स्ट्राइक रेट है भाई उसकी.
एंड मोस्ट सिक्सेस राइट। आई थिंक अभी क्लासन ने शायद वो तोड़ दिया हो इस मैच में, और आई थिंक रोहित शर्मा रीगेन कर लेगा दोबारा। बट कमिंग टू शुभमन गिल, 95 रन्स मारे एंड इस टाइम पे शुभमन गिल की सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट है हमारी टीम में, 97.91 की स्ट्राइक रेट है। आई थिंक शुभमन गिल का कैंपेन भी अच्छा ही जा रहा है, बट मैं अगेन ये कहूँगा कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, नाउ वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर दैट ही इज जस्ट कम फ्रॉम डेंगू, तो थोड़ा टाइम लगता है वापस रिकवर करने में उस लेवल पे। बट स्टिल आई थिंक इस टाइम पे प्रॉब्ली 6। आई थिंक 6.5 मैं दूंगा, ओके, बिकॉज भैया एक 50 मारी है फॉर श्योर, बट आई थिंक एटलीस्ट एक गेम में तो ही कुड हैव प्लेड अ बिग इनिंग्स, मे बी नॉट इन पाकिस्तान क्योंकि तभी डेंगू से आया था। आई थिंक न्यूजीलैंड वाले में हो सकता था, थोड़ा हो सकता दिख सकती थी, थोड़ा सा और लंबा खेल सकता था उस टाइम पे, क्योंकि मैच अल्टीमेटली थोड़ा डाइसी हो भी गया था। एंड श्रीलंका वाला मैच, बांग्लादेश वाले मैच में भी ही गॉट आउट, समझ में आ रहा था कि क्यों मारा था, कैसे मारा था, बट ठीक है, ज्यादा रन बन सकते थे, ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट वाली बात है। मतलब रोहित शर्मा को 10 क्यों नहीं दे रहे, इसीलिए शुभमन गिल को भी 6.5, राइट। बट ठीक है भाई, नॉट मच टू कंप्लेन अबाउट। Hopefully he'll keep growing in the tournament. Fielding में he has been really good. So 6.5 is fair. What about Virat Kohli? विराट कोहली भाई, टीम का टॉप स्कोरर, वर्ल्ड कप का सेकंड टॉप स्कोरर, 354 रन्स, 90 की स्ट्राइक रेट, And great on the field as well. एक वो मेडल भी मिल चुका है एक बार। न्यूजीलैंड वाले गेम में भी he was one of those fielders जिन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग करी थी। अलग से वो मिला भी था उससे, बोला भी गया था कि विराट कोहली की भी काफी अच्छी फील्डिंग थी। हाँ, ओके। विराट कोहली एंड आई थिंक विराट कोहली एंड केएल राहुल वर दोस गाइज जिनको बोला गया था। ओके, बट आई थिंक मैं विराट कोहली को भी 9 दूंगा, सेम, क्योंकि लाइक जो भी उसकी जॉब थी, हैज डन दैट। कुछ सिवाय एक वो पाकिस्तान वाला मैच था प्रॉब्ली, हाँ, जिसमें जल्दी आउट हो गया था। हाँ, राइट। एंड अफगानिस्तान में ही प्लेड वेल, अपना ऑस्ट्रेलिया में ही प्लेड वेल, न्यूजीलैंड में ही प्लेड वेल, बांग्लादेश में ही प्लेड वेल। भाई 4 मैच तो बहुत ही तगड़ा खेला है। देयर इज नॉट मच टू कंप्लेन अबाउट। आई थिंक वही पाकिस्तान वाला मैच तुम काइंड ऑफ कह सकते हो, जिसकी वजह से भाई यू आर नॉट परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट। तो पता है पॉइंट ये है कि हम लोग जितने भी लोगों को रेट कर रहे हैं ना, हम लोग थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट इग्नोर कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ में, क्योंकि वो पाकिस्तान वाला मैच भी हम लोग देखे ना, तो वो लाइक ही कुड हैव टेकन हिज टाइम। हाँ, रोहित शर्मा आराम से किल कर चुका था। हाँ, लाइक ही कुड हैव टेकन हिज टाइम, बट द फैक्ट इज कि हम लोग उस टाइम पे मैच को ट्रीट ऐसे कर रहे थे कि हमें अपनी नेट रन रेट ठीक करनी है। तो कहने को कह सकते हैं हम लोग, बट आई थिंक वी ऑल काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि वो इनिंग्स कहाँ से आ रही थी। बट देन अगेन जो भी है ऑन पेपर तो वही है। तो आई थिंक 9 दे सकते हैं विराट कोहली को। सो व्हाट अबाउट अ नेक्स्ट प्लेयर, श्रेयस अय्यर? श्रेयस अय्यर भाई साहब, ये होगा थोड़ा कंट्रोवर्शियल। नाउ पहले तो मैं बता दूं आपको ये कि ये हमारी टीम का अपना 1 2 3 4th हाईएस्ट टॉप स्कोरर है। 130 आता भी नंबर 4 पे। हाँ, 130 रन मारे और डिसेंट 91 का स्ट्राइक रेट है। आई डोंट थिंक कि अच्छा जा रहा है उसका टूर्नामेंट। आई थिंक 5.5 या 5 मैं 5 दूंगा मैं। हाँ, क्योंकि लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट। ग्रेट ऑन द फील्ड दो, ग्रेट ऑन द फील्ड, बहुत अच्छी फील्डिंग करी है, बट बैटिंग में इट हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। डिसअपॉइंटिंग, और पता है पॉइंट इज कि वी ऑल नो कि ये टिक सकता है और ज़्यादा। फील्ड पे जब खेल होता है तो भी पता होती है ये चीज़, बट आई थिंक वो डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे लैक कर रहा है वो। एंड आई थिंक उसी रीजन से लाइक ही हैज़ नॉट बीन दैट रिलायबल एज अ प्लेयर। इसलिए पॉइंट बेसिकली ये है कि केएल राहुल तक जितने गेम्स आए उतने उस लेवल पे आने नहीं चाहिए था। हाँ, बिकॉज विराट कोहली तो टिक ही रहा है, साथ में श्रेयस अय्यर को भी टिकना चाहिए था। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका न्यूजीलैंड वाला गेम। आई थिंक जिस तरीके से उसने विकेट थ्रो करा था अपना ईगो में आके पुल शॉट मारते हुए, हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस करा था ये, उसको आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा चाहे तो। इट काइंड ऑफ, मतलब ये तो कॉमेंटेटर्स ने बात बोली थी, मैंने खुद भी नहीं बोली है ये। मतलब आई थिंक ये संजय मांजरेकर एंड सुनील गावस्कर थे या कौन थे, तो ग्रेट प्लेयर्स लाइक देम हैव सेड दिस कि काइंड ऑफ ये लगता है कि ईगो में आ जाता है थोड़ी बहुत। इवन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही वाज लुकिंग वेरी गुड भाई, जब जितना भी टाइम वो खेल रहा था। नहीं, जितना खेलता है बहुत बढ़िया लग रहा होता है। कोई वो तो आई थिंक शुभमन गिल के लिए भी हम लोग कह सकते हैं यार, जितना खेलता बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है, बिकॉज शुभमन गिल स्टिल हैज दैट लिवरेज, उसके पीछे इतने सारे बैट्समैन है। श्रेयस अय्यर गिवन, शुभमन गिल को पोजीशन का कोई खतरा भी नहीं है, राइट। ही इज अ शोर शॉट ओपनर। श्रेयस अय्यर के पीछे भी ईशान किशन भी है, स्काई भी है, सब लगे हुए हैं। तो अगर उसको जेन्युइनली वो दिखाना कि ही डिजर्व्स द नंबर 4 स्पॉट, युवराज सिंह का स्पॉट है भाई वो, तो यू एक्सपेक्ट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक वी हैव बीन काइंड ऑफ लकी कि टॉप 3 में से एटलीस्ट एक बंदा हमेशा टिका रहता है, ताकि श्रेयस अय्यर के पास थोड़ी कुशनिंग हो। और केएल राहुल में कुछ अनरियल ही टूर्नामेंट जा रहा है अभी तक कि वो आउट हो भी जाता है तो केएल राहुल संभालने के लिए आ जाता है। जिस दिन इन दोनों में से एक चीज़ ऑफ हो गई ना, तो श्रेयस अय्यर का वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोज हो जाएगी। सो आई थिंक 5 ही बनता है उसका, होपिंग कि ही इज दैट वन, यू नो,
क्लॉग इन द होल तो मैं नहीं कहूँगा, बट वन सॉफ्ट पॉइंट इन दिस इंडियन टीम जो कि अभी होपफुली टेक ऑफ करेगा धीरे धीरे। राइट। बट व्हाट अबाउट आवर नेक्स्ट प्लेयर? केएल राहुल भाई, ये हमारी टीम का थर्ड हाईएस्ट स्कोरर है इस टाइम पे, 177 रन मारे। नाउ द पॉइंट इज कि केएल राहुल ऑब्वियसली अभी एक ही मैच में आउट हुआ है एंड उसकी स्ट्राइक रेट जो है इस टाइम पे 83 की है। बट स्ट्राइक रेट का कॉन्टेक्स्ट भी वही है। एग्जैक्टली, अगेन कॉन्टेक्स्ट की बात आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि आई थिंक वो केएल राहुल जितना भी इस मैच में जितना भी इस टूर्नामेंट में खेला है, ही हैज बीन एक्सट्रीमली रिस्पॉन्सिबल। एग्जैक्टली, लाइक जितने भी मैचेस हमें देखने को मिला है, मोस्टली वो गेम पूरा किल ऑफ करके ही वापस आ रहा है। अच्छा, मैं एक थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज कहूंगा, मुझे लगता है इंडियन टीम में सबसे कंफर्टेबल जो मुझे देखा ना बैटिंग करते वक्त, वो केएल राहुल दिखा है। ओके, मोर देन रोहित शर्मा, मोर देन विराट कोहली। ओके, सबसे कंफर्टेबल बंदा मुझे पिच पे वो लगता है। लाइक कंफर्टेबल इन व्हाट सेंस? कि बॉल कंट्रोल आपका जो है, आपके कितने परसेंटेज जो है आपने जो बॉल्स फेस करी उसको आप मिडल कर रहे हो, कितना एच कर रहे हो, कितना बीट हो रहे हो, कितना कनेक्ट कर रहे हो, वो परसेंटेज सबसे हाई केएल राहुल की। आई थिंक ये जो चीज़ बोली, ये स्पेसिफिकली हमें चीज़ देखने को मिली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। भाई विराट कोहली तो लग रहा था थोड़ा कि भाई 2-3 बार लगा था कि ये आउट होने वाला ऐसे है। वो लगा होता ना, वो एक्सरसाइज होती है एक भागते वक्त जो कराते हैं कोचिंग में, पीछे से बांधते हैं, बैंड बांधा होता है, उससे भागने का वो करता है। वो लग रहा था विराट कोहली कहता छोड़ो भाई जल्दी, मेरे को भागना है। अकेला वहाँ पे कि भाई ठीक है हो जाएगा तुमसे, कोई टेंशन नहीं है। सो केएल राहुल का आई थिंक 9। The only reason is the New Zealand game. Exactly, और वहाँ पे भी एग्जैक्टली उसकी गलती नहीं थी, because I think the closest to getting 10 is विराट कोहली का केएल राहुल। He has literally done nothing wrong right now. कीपिंग का तुम शायद एक मैच थोड़ा बहुत कह सकते हो, बट भाई ओवरऑल ही हैज बीन ब्रिलियंट। अल्टीमेट मेडल भी ले लिया। तो केएल राहुल as close as 10 as it gets भाई। तो ठीक है भाई, लेट्स मूव ऑन टू, आई थिंक अब हम लोग बेन से अपना स्काई की बातें कर सकते हैं। And do we have anybody else? ईशान किशन as well. Let's talk about ईशान किशन first because उसने 2 मैचेस खेले हैं। हाँ। एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो पहली बॉल पे आउट हो गया था, और दूसरे मैच में उसने 40 को समथिंग मारे थे अगेंस्ट अफगानिस्तान, एंड ही वाज प्लेइंग वेल, ब्रिलियंट ऑन द फील्ड वंस अगेन, एंड ये हम लोग ऑलमोस्ट सारे इंडियन प्लेयर्स के लिए कहेंगे। हाउ वुड यू रेट हिम? आई थिंक जितना चांस मिला उसे, आई वुड प्रॉब्ली गिव हिम probably 7. आई थिंक 6। ओके, बिकॉज 0 पे पहले बॉल पे आउट होना इज नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं, मैंने उसकी नंबर काटे हैं सिर्फ, क्योंकि और कुछ ऐसा कुछ खास आई थिंक अफगानिस्तान वाला मैच भी ही कुड हैव ज्यादा सीन ऑफ। ओके, एटलीस्ट 50 तो आ ही सकती थी, आराम से आ सकती थी। सो आई थिंक 6 बनता है, sense. बट फील्ड पे वंस अगेन ब्रिलियंट भाई। नॉट मच टू डिस्कस बिकॉज 2 ही गेम्स खेले, बट ऑस्ट्रेलिया में हाँ जिस तरीके से आउट हुआ था, इट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल। आई थिंक 6 बनता है। व्हाट अबाउट सूर्य कुमार यादव? भाई, बिकॉज लिटरली कुछ करने को नहीं देना। एक ही मैच खेला है, फील्ड पे भी मतलब जितना खेला उतना खेला है। आई थिंक ऐसा तो कुछ प्रॉपर कैच वैच भी नहीं है उसका, उसने कैच छोड़ दिया और मिसफील्ड कर दिया। आई थिंक फील्डिंग उसकी अच्छी रही है। इन सेइंग दैट ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा भी एफर्ट नहीं देखने को मिला, क्योंकि आई नहीं। आई थिंक 5 देना चाहिए, बिकॉज भाई न्यूट्रल हो जाएगा उधर। हाँ, न्यूट्रल कुछ खास नहीं मिला, क्योंकि बैटिंग भी उसकी गलती थी नहीं, वो जिस पर आउट हुआ है। भाई कुछ नहीं कह सकते आप उसमें। एंड जो विराट कोहली फैन सोच रहे हैं कि उसकी गलती नहीं थी, मतलब कोहली गलती नहीं थी, भाई शट अप। सो मूविंग ऑन, अभी हमारे सारे बैट्समैन हो चुके हैं। नाउ लेट्स कम टू ऑलराउंडर्स। ठीक है, हार्दिक पांड्या से स्टार्ट करते हैं। हार्दिक पांड्या का कैंपेन कैसा रहा? हार्दिक पांड्या की एक ही मैच में बैटिंग आई है, उसमें उसने 11 मारे थे, नॉट आउट था, तो बैटिंग में पूरे नंबर है। एग्जैक्टली 5 विकेट लिए हैं, 4 मैचेस खेला है बाय द वे, राइट, विद एन इकोनॉमी ऑफ 6.84। आई थिंक अच्छा कैंपेन जा रहा है उसका। बैटिंग में तो एक्चुअली में वैसे कुछ काट नहीं सकते, बट बॉलिंग में आई वुड से कि थोड़ा एक्सपेंसिव रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 की इकोनॉमी जा रही है। एंड पर्सनली आई थिंक आई हैव नॉट सीन हिम बी एट दैट लेवल ऑफ फील्डिंग लाइक द अदर इंडियन मेंबर्स। हाँ, राइट। सो कितना दे रहे हैं हम रेटिंग? आई थिंक प्रॉब्ली 6.5। हाँ, 6.5 दे सकते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं, लाइक बिकॉज ही इज नॉट द फ्रंट लाइन पेसर ऑल्सो, आर वी एक्सपेक्टिंग टू मच आउट ऑफ हिम फ्रॉम द बॉल एज वेल? राइट, वुड यू से दैट? आई थिंक थोड़ा तो कर रहे हैं, क्योंकि लाइक अभी हमारे आगे एक और बॉलर की बात करेंगे, उसका भी कैंपेन एकदम टिप टॉप नहीं जा रहा, तो आई थिंक हार्दिक पांड्या पे भी हम रिलाई कर रहे हैं। एंड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमें सॉर्ट ऑफ वो कमी दिख गई कि हमें 6 बॉलर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इफ अ गाय इज नॉट हैविंग अ गुड डे, जो कुलदीप यादव का नहीं जा रहा था, तो वी नीड टू हैव अ 6th बॉलिंग ऑप्शन। तो आई थिंक वो चीज़ हमें दिख गई। एंड इन सेइंग दैट आई थिंक हार्दिक पांड्या की काफ़ी ज़्यादा नीड है इस टीम में। बट हाँ यार, मतलब आई डोंट थिंक कि इस टीम में हम लोग किसी को भी ऐसा कह सकते हैं कि बहुत गंदा कैंपेन जा रहा है, या फिर ही हैज़ नॉट बीन डूइंग व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू। ट्रू।
आई थिंक अच्छा कैंपेन जा रहा है, बट येस वी एक्सपेक्ट अ लॉट मोर फ्रॉम हिम एज हार्दिक पांड्या. चलो ठीक है, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू रविंद्र जडेजा. क्या रहे हैं स्टैट्स पहले बता दो. जडेजा की भी एक ही मैच में बैटिंग आई है एंड नॉट आउट रहा है. तगड़ी बैटिंग करी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मारे थे. राइट 7 विकेट ले चुका है वो बंदा भाई साहब. 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर है हमारा with an economy of 3.97. I think he's been having a crazy match. सिर्फ एक जो moment of blip आप देख सकते हो वो था वो जो कैच छोटा. Exactly. And so for that reason maybe I'll give him a 9. Same. You can't point anything towards Jadeja and say कि इसने ये अच्छा नहीं करा वो अच्छा नहीं करा. He has been absolute tip top भाई. जितना तो भी तुम कह लो वर्ल्ड कप से पहले ऐसा था वैसा था. बिग गेम बिग प्लेयर विल परफॉर्म. तो रविंद्र जडेजा ट्रू मार्क ऑफ दैट गाय. For sure 9 for me. What about our next two all-rounders if you want to say? पहले तो शार्दुल ठाकुर पे आते हैं. हाँ. कैसा जा रहा है भाई? शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लिए और 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है. 6 की इकोनॉमी बाय द वे हार्दिक पांड्या से बेटर इकोनॉमी रही है उसकी. और 3 मैचेस खेले और 2 विकेट लिए. ऑल्दो आई थिंक कुछ मैचेस में लाइक बैटिंग एक बार भी नहीं आई है. आई थिंक थोड़ा एक्सपेंसिव रहा है एंड थोड़ा सॉर्ट ऑफ ईजी टारगेट रहा है टीम्स के लिए, क्योंकि दे आर काइंड ऑफ थिंकिंग कि यार ये बंदा है जो कि एकदम प्रॉपर आउट एंड आउट बॉलर नहीं है. तो मे बी दे आर थिंकिंग हम इसे टारगेट कर सकते हैं. एंड आई थिंक वो विकेट टेकिंग एबिलिटी भी थोड़ी बेटर दिख सकती है हमें शार्दुल ठाकुर से. और पहले मैच में बेस्ट फील्डर का अवार्ड मिला था शार्दुल ठाकुर को. नहीं तो उसके फील्डिंग में तो आई थिंक वही बात है ना कि सबकी अच्छी है. कायदे से तो सबको मेडल मिलना चाहिए एक तरीके से. बट मैं यही कहूँगा कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर विकेट टेकिंग फ्रॉम हिम, जो कि अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है. So for that reason, I'll probably give him a 6.5. नहीं भाई, I think I'll give him a 5. 5? I think bowling से we were expecting much better. Okay. And batting आई नहीं है. Fielding में ऐसा कुछ बहुत अच्छा भी नहीं करा, बहुत गंदा भी नहीं करा है. तो basically हम लोग पूरी रेटिंग शार्दुल ठाकुर को उसकी bowling के बेसिस पे देने वाले हैं. And he has not been a 6.5 for me in terms of bowling. I expect better. As your 4th seamer, you should be doing better. Right. So although one could argue कि वो 6th bowler है basically, तो क्या should we even expect that much from him? But the point is कि he is eating Shami's place right now. तो big stakes हैं. Point. So for me 5 should be that. What about रविचंद्रन अश्विन भाई? अश्विन ने एक ही मैच खेला है. 3.4 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी थी उस मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड 1 विकेट भी चटकाया था. अश्विन की बैटिंग आई नहीं अभी तक. अश्विन के बारे में क्या बोले भाई साहब. मैं लाइक द ओनली रीजन मैं एक ही चीज़ के नंबर काट सकता हूँ कि भाई आपने 3 विकेट क्यों नहीं लिए. हाँ और कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमी इज ऑन पॉइंट. बैटिंग आई नहीं है, विकेट भी आपने वैसे ले ही लिया था एक. एंड जो बॉलिंग उसने करी थी उस मैच में इट वाज समथिंग टू वॉच आउट फॉर भाई. एंड आई आर्ग्यू कि उसकी इतनी अच्छी इकोनॉमी थी जिसके चलते हुए प्रॉब्ली जडेजा एंड कुलदीप यादव को और हेल्प मिली होगी विकेट्स लेने में, बिकॉज जो प्रेशर उसने क्रिएट करा था एंड उसकी ऑरा भी होती है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इट डज मेक अ डिफरेंस. 7 I think 7 is fine because much data. जैसे स्काई के लिए कहा था हमने, डेटाबेस नहीं है ज़्यादा. मैं जितना खेला, I think 7 was fine. What about our next? भाई अब bowlers पे आ गए. हाँ राइट. So I think कितने 4 bowlers हैं हमारे पास. Okay, let's move on to कुलदीप यादव. कुलदीप यादव ने 8 विकेट लिए, 4.74 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है. आई थिंक ही हैज़ बीन अ स्टार बॉलर, एक्स फैक्टर हमारी टीम में रहा है एंड सेकेंड मोस्ट विकेट्स लिए हमारी टीम में. आई थिंक मतलब इसमें भी कुछ ज़्यादा इट्स नॉट मच टू कंप्लेन. आई थिंक एक ही चीज़ है कि वो थोड़ा न्यूजीलैंड वाला गेम जो था वो थोड़ा शेकी गया था उसका. ऑल्दो उसमें भी आखिरी के 5 ओवर में बहुत अच्छा कमबैक किया. लाइक जो भी मैच में आई थिंक थोड़ा सा एक्सपेंसिव जा रहा था, धीरे धीरे वो उसने वापस कमबैक करा है, तो क्रेडिट टू हिम फॉर दैट. बट हाँ भाई, मतलब आई थिंक मैंने जडेजा को दिया है उतना, तो मैं कुलदीप यादव को आई थिंक 8. आई थिंक फेयर है. ऑल्दो हम लोग क्यों जडेजा से कम मार्क्स दे रहे हैं यहाँ पे? आई थिंक जडेजा का पॉइंट वो है ना कि उसके एक तो 2 डायमेंशन प्रोवाइड करता है, 3 प्रोवाइड करता है फील्डिंग. 3 प्रोवाइड करता है. कुलदीप यादव के सभी मेडल नहीं है. अरे भाई, आर वी कंसीडरिंग दैट? ऑल्दो कुलदीप यादव की फील्डिंग भी हैज बीन वेरी अच्छी रही है. बट आई थिंक 8, आई थिंक मतलब 9 भी देंगे तो मैं ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करूंगा यहाँ पे. बट हाँ, फॉर अस चलो 8 ले लेते हैं. व्हाट अबाउट आवर पेसर्स नाउ? अब सारे पेसर्स बच्चे हुए. लेट्स मूव ऑन टू शामी फर्स्ट. राइट. शामी ने क्योंकि एक ही मैच खेला 5 विकेट लिए. राइट, 5 विकेट लिए, 5.4 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है. भाई शामी के लिए क्या कह सकते हैं? आई थिंक शामी इज आल्सो दैट गाय जो कि वही वो 10 के बहुत क्लोज है इस टाइम. भाई 10 ही होगा और क्या होगा, बहुत क्या करता वो. मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं 9 क्योंकि इकोनॉमी बेटर हो सकती थी. नहीं, आई थिंक ऑनेस्टली ये तो 10 डिजर्व करता है भाई. भाई एक मैच खेला तूने 5 विकेट लिए यार. हाँ मतलब इकोनॉमी कितनी की थी? 5 पॉइंट. तो भाई 6 से कम की इकोनॉमी भी है.
हाँ ठीक है, दे सकते हैं। नहीं मतलब और मेरा- तुम किस बात के नंबर काटोगे? मैं यही कह रहा हूँ ना, इकोनॉमी बेटर हो सकती तो जो 9.5 हाँ मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा क्लोज इसलिए है 10 के, क्योंकि लाइक ही इज़ ऑब्वियसली प्लेइंग एज अ बेंच प्लेयर राइट नाउ, एंड जब भी बेंच प्लेयर को ऑप्शन मिलेगा परफॉर्म करने का, उसी चांस में आपको परफॉर्म करके देना है, एंड उसमें उसने सारे टिक बॉक्स कर दिए। वही ना, और क्या बोलोगे तुम? तो आई थिंक भाई 10 तो बनता है यार। हाँ मेडल मेडल ले लो भाई। मेडल कहाँ है? चलो ठीक है, लास्ट 2 बॉलर्स की बात करते हैं। क्या बोल रहा हूँ भाई मैं? बुमराह एंड सिराज। हाँ, तो लेट्स टॉक अबाउट सिराज फर्स्ट। क्या लगा? सिराज ने 6 विकेट लिए हैं और 5.9 की इकोनॉमी से बॉल डाली है। सिराज का भी टूर्नामेंट अच्छा जा रहा है, इट्स नॉट लाइक कि अच्छा नहीं जा रहा है, इट्स जस्ट दैट कि कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप वी आर एक्सपेक्टिंग मच मोर फ्रॉम हिम, काफी ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। इनफैक्ट आई थिंक वर्ल्ड कप में आता थे तो हम लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद बुमराह से भी ज्यादा विकेट्स हो सकते हैं उसके। सो इन दैट सेंस आई थिंक थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी जा रहा है, एंड थोड़ी सी हमें वो चीज़ देखने को मिली है, वो थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ इमेच्योरिटी, क्योंकि वो थोड़ा रिएक्शनरी हो जाता है सिराज। लाइक एज यू राइटली सेड, क्या कहते हैं उस चीज़ को, मोमेंटम बॉलर है वो, कि रिदम। हाँ रिदम बॉलर है। लाइक अगर उससे विकेट ले लिया तो देन ही कैन बोल रेगुलरली वेल, अगर नहीं ले पा रहा तो वो थोड़ा स्ट्रगल करेगा, एंड उसी में टाइम में थोड़ी वाइड जाएगी और थोड़े रन पिट सकते हैं। तो आई थिंक आई वुड प्रॉब्ली गिव हिम 7। आई थिंक 7 सही है। मैं भी एग्जैक्टली 7 ही सोचा था। बिकॉज बाय गिविंग हिम 7 वी आर काइंड ऑफ ऑल्सो सेइंग कि हमारे जो मेन जितने बॉलर्स हैं जिन्होंने डिसेंट नंबर ऑफ गेम्स खेले हैं, सब में सबसे लोएस्ट रेटिंग भी है उसकी, बट इतनी बुरी भी नहीं है फिर भी कि आपको 5-6 पे आना पड़े। ही हैज़ बीन गुड इन पार्ट्स फॉर श्योर, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। आई थिंक सबसे ज़्यादा स्कोप किसी के लिए है इम्प्रूवमेंट के लिए, गिवन कि कितना पोटेंशियल वो बंदा होल्ड करता है, तो वो सिराज ही है यहाँ पे। ओके, क्योंकि बाकी सबका जितना पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट काफ़ी क्लोज जा रहे हैं उसके। मे बी शेयर सही है। नहीं, बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा ओके, तो आई थिंक सिराज के लिए इसीने मैं 7 दूंगा, विच इज़ ऑल्सो अ गुड नंबर गिवन कि उसने अच्छा भी परफॉर्म करा है, बट देन अगेन मच मोर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुमराह जो कि शायद वर्ल्ड कप का अभी टॉप सेकंड हो गया है। सैडने टॉप पे इस टाइम पे। चलो ठीक है, बट भाई इंडिया का टॉप पे चल रहा है वो। 11 विकेट लिए, 3.8 की इकोनॉमी से बॉल डाली है उसने। आई थिंक ओवरऑल जितने भी पेसर्स खेल रहे हैं इस टाइम पे, प्रॉब्ली वन ऑफ द लोएस्ट इकोनॉमी है। डू यू थिंक अगर इंडिया फाइनल्स तक पहुंचेगी, मतलब कि वो 11 मैचेस खेलेगी, तो बुमराह वर्ल्ड कप का टॉप विकेट टेकर होगा? हो सकता है। आई थिंक होगा। मतलब आई थिंक एक वो सैंटनर वाला हो सकता है, क्योंकि सैंटनर अभी 1 विकेट आ गया। ऑल्दो आई एम प्रीटी श्योर कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप फाइनल तक नहीं पहुंचेगी अगर इंडिया पहुंच रही है। हाँ मतलब पर वही पॉइंट है ना कि एक ही आपको और मैच मिलेगा वो चीज़ सरपास करने के लिए, तो डिपेंड्स कि आपको कितना गैप बनता है उस टाइम पे। लेकिन अगर 2 से भी ज्यादा गैप बन रहा है, ऑल्दो इन सेइंग दैट सैंटनर ने भी सारी इजी टीम्स खेली हैं अपार्ट फ्रॉम इंडिया। हाँ मेक सेंस, एंड इंग्लैंड 3 इजी टीम्स खेली हैं उसने, राइट। बुमराह के लिए अभी नेदरलैंड्स बची हुई है, इफ एट ऑल ही प्लेज आल्सो, वही बड़ी बात है। राइट। तो अभी काफी टीम्स है भाई, श्रीलंका भी बची हुई है, लेट्स सी। आई थिंक बुमराह को भी लाइक जेन्युइनली 10 दिया जा सकता है इस टाइम पे। नहीं 10 नहीं वैसे मैं दूंगा बुमराह को 9। किस बात के नंबर काटेंगे हम? फील्डिंग। हाँ फेयर, फील्डिंग में थोड़ा सा लैकलस्टर दिखाया, फेयर पॉइंट। तो प्रॉब्लम बॉलिंग में 10, बॉलिंग में तो 10 on 10 है। बट अगर पूरे कैंपेन की बात करें जिसमें तीनों चीजें आती हैं, बैटिंग आई नहीं है, सो फील्डिंग के लिए हाँ यार नंबर काटना बनता है। आई थिंक 9 इज अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुमराह's कैंपेन सो फार। तो हम लोग ने बेसिकली रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, बुमराह को, ये 4 जो रेगुलर स्टार्टर्स है 11 में से 4 को 9 नंबर दिए, एंड शामी बेंच से आता है उसको लेकिन 9.5 या फिर 10 को भी तो 9 ही दिया हमने। हाँ जडेजा को भी 9, तो 5 लोगों को हमने 9, भाई बड़े जनरस हैं हम आज। काइंड ऑफ जस्ट टेल्स यू द स्टोरी कि कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं सारे। 5 से 5 जीते हैं तो 5 प्लेयर्स को 9 देना बनता ही है। तो ठीक है यार, दैट वाज अ गुड नोट टू एंड द क्रिकेट सेगमेंट। लेट्स मूव ऑन टू फुटबॉल नाउ। यूसीएल की बातें करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रियल मैड्रिड। अवे गेम था एफसी ब्रागा के अगेंस्ट। अच्छा, मैंने ना मैच छोड़ने से पहले देखा था, एक ESPN का पोस्ट था जहाँ पे वो दिखा रहे थे उनका स्टेडियम कुछ ऐसा माउंटेन के बीच में कुछ है, वो एक्चुअली में था वैसा? हाँ नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या था वो भाई? वो ESPN ने डाला। हाँ वो ईंटा दिख रहा था एक जगह पे, पता नहीं क्या था, पता नहीं। नॉर्मल स्टेडियम था। होगा भी तो शायद दिखेगा नहीं, क्योंकि वो जो कैमरा व्यू होता है उसका वो एकदम स्टैंड से ही स्टार्ट होता है और यहीं नीचे ग्राउंड तक ही नहीं, जैसे चारों तरफ स्टैंड होते हैं ना, हाँ, तो एक साइड पे पूरा पत्थर ही था ऐसा। नहीं ऐसा नहीं था, पता नहीं कहाँ दिखा रहे थे, बहुत ही वेट हो जाता था। हाँ वही, बट अवे गेम था एंड FC ब्रागा इज दैट टीम जो कि थोड़ी नोन है इस चीज में कि वो थोड़े सॉर्ट ऑफ ऐसे एनवायरनमेंट बना देते हैं, एटमॉस्फेयर वैसा बना देते हैं वहाँ पे, थोड़े पागल टाइप की नहीं होते जो गैलाटासराय वाले जैसे फैंस होते हैं जो इधर उधर उल्टी सीधी चीजें करते हैं, तो वैसे टाइप का है थोड़ा। मतलब ऑब्वियसली मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ अपनी टीम के परफॉर्मेंस के लिए, आई एम जस्ट टेलिंग यू ताकि आप लोगों को ये चीज़ पता हो। अपने लाइनअप की बात करते हैं। इस बार हमें चीज़ डिफरेंट देखने को मिली थोड़ी। नाउ द थिंग इज कि कार्वाहाल, रूडिगर
एल्बा को निकाल दिया, नाचो वापस आ गया, मेंडी को निकाल दिया, फ्रैन गार्सिया को स्टार्ट करा रहे थे। एल्बा का एक स्टैट मेरे को पता चला है कि ओवरऑल इन द टॉप 5 लीग्स इस सीजन में उसका वन ऑफ द लोएस्ट अपना वो हेडिंग वो क्लियरेंस करने का रिकॉर्ड है। मतलब आई थिंक गंदी परफॉर्मेंसेस की चलती ही निकाला गया स्कोर तो के रीजन। हाँ, राइट, कोई इंजरी इश्यूज नहीं है उसको, ना रेस्ट इश्यूज है कुछ, तो गंदी के ऑब्वियसली उसकी वजह से। हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करा भी था ये चीज़, कैसे उसका एग्जैक्टली जो हेडिंग एबिलिटी है, स्पेशली व्हेन क्लियरिंग द बॉल, जब आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है पीछे से, भाई ही हैज बीन हॉरेंडस, राइट। एंड मैं आगे की बात करूं तो उसमें मिडफील्ड में हमारे पास कामाविंगा था, मॉड्रिच था, चुआमेनी रेस्ट कराया गया था, क्रूज रेस्ट कराया था, मॉड्रिच को स्टार्ट कराया गया था भाई। तो आई थिंक एंसेलोटी के दिमाग में वही चीज़ थी कि अभी स्टार्ट नहीं कराऊंगा तो यूसीएल में स्टार्ट कराना पड़ेगा इसे, बट रिगार्डलेस काफ़ी अच्छा भी खेलता है वो। नाउ चेंज अब यहाँ पे आता है, वाल्वर्दे और अपना बेलिंगम जो था, इनको सॉर्ट ऑफ विंग्स पे पुश करा हुआ था, लाइक दे हैड द फ्रीडम टू रोम अराउंड जहाँ पे भी उन्हें जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, बट दे आर काइंड ऑफ स्टिकिंग टू द विंग्स ताकि थोड़ी विड प्रोवाइड हो। फाइनली तुम्हारी बात सुन रहे हो? नहीं सुन रहे, बट क्या सुन रहे, बेलिंगम को वहाँ पे इट वाज मोर ऑफ अ 4-2-2-2-2 जो वैसी बॉक्स फॉर्मेशन बनती है ना, जो कि हमने यूनाइटेड में देखी थी रैगनिक के अंडर, वैसा टाइप का था। तो दिस वाज समथिंग न्यू एंड वो विड जो प्रोवाइड हो रही थी वो चीज़ दिख रही थी, बट इन सेइंग दैट वो बीच में थोड़ा सा होल छूट जा रहा था क्योंकि एक प्लेयर मिसिंग था ना बीच में। ये आई थिंक एंसेलोटी ने लास्ट ईयर भी ट्राई करा था ये, जब मॉड्रिच को काइंड ऑफ एक साथ ये हमने ई फुटबॉल में खेलते वक्त देखा था, ये फॉर्मेशन आई थी, डाल भी दी थी उन्होंने, राइट। तो मॉड्रिच और क्रूज उस टाइम पे फॉल्स साइन सॉर्ट ऑफ बना दिए थे, बट हाँ ये चीज़ देखने को मिली एंड थोड़ी डिफरेंट थी। आई वोंट से बेटर है नहीं है क्योंकि अभी एक ही मैच हुआ एंड इट्स नॉट लाइक हमने बहुत अच्छी, ये सब बड़ी टीम से अगेंस्ट काम नहीं कर सकता। हाँ मतलब वी कैन से दैट अनलेस एंड अनटिल वो कुछ प्रूव कर दे उस चीज को उल्टा। बट भाई लास्ट ईयर भी तो ट्राई कर रहे थे, डिड नॉट वर्क आउट ना। नहीं, द पॉइंट इज कि उस टाइम पे हम लोग एकदम ही उल्टी सीधे काम कर रहे थे, लाइक क्रूज एंड मॉड्रिच तो पास भी नहीं है फॉल्स नाइन के, बेलिंगम एटलीस्ट चलो गोल मार तो रहा है, चलो हाँ यू कैन से। तो आई थिंक वो चीज़ वहाँ पे थोड़ा क्रेडिट दिया जा सकता है उस चीज़ को। एंड आगे हमारे पास विनीशियस और रॉड्रिगो थे। नाउ मैच जब स्टार्ट होता है तो दोनों टीम्स प्रॉपर अटैक करके खेल रही थी, लाइक एकदम एंड टू एंड गेम देखने को हमें मिला है थ्रू आउट द 90 मिनट्स। तो इट वॉज नॉट लाइक कि किसी एक टीम ने डोमिनेट कर रखा था, ना पोजेशन में डोमिनेट कर रखा था, ना ओवरऑल चांसेस क्रिएटेड, शॉट्स टेकन, ये सारे जो मैट्रिक्स होते हैं बेसिक्स हमारे मैच जज करने के, उसमें भी काफ़ी इक्वल थे। लाइक अगर मैं आपको पहले हाफ का बताऊं तो FC ब्रागा ने 9 शॉट लिए थे बट एक भी ऑन टारगेट नहीं था। ओके 9 शॉट लिए थे। मैड्रिड ने 7 ही शॉट लिए थे बट 2 ऑन टारगेट थे। तो यू कैन सी कि उन्होंने शॉट ज़्यादा लिए पर टारगेट पे इनके ज़्यादा थे। वाह यार। तो मतलब एक तरीके से व्हाट आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे इज कि दोनों टीम एकदम अटैकिंग खेल रही थी एंड इट वाज नॉट लाइक कि कोई भी एक टीम डोमिनेट करने आई थी इस चीज़ को। एंड 16th मिनट भी हमें एक गोल देखने को मिलता है, रॉड्रिगो का फाइनली गोल आता है, एकदम टैपिंग सॉर्ट ऑफ गोल था। विनीशियस जो है ड्रिबल करता है और फिर बैक पास सॉरी कह रहा हूँ, कट बैक करता है और रॉड्रिगो इज देयर टू फिनिश ऑफ द चांस। एकदम टैपिंग सा था बट अगेन रॉड्रिगो का इतना टाइम बाद गोल आया है तो सॉर्ट ऑफ उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि वो आगे जाके और गोल्स मार सकता है। हैविंग सेड दैट ये गेम उसका अच्छा गया नहीं अल्टीमेटली, क्योंकि अल्टीमेटली हमने सेकंड हाफ में देखा कि वो सब्स्टिट्यूट भी हो जाता है। इवन सेकंड हाफ की बात करें तो स्टार्ट एकदम तगड़ा हुआ था, दोनों टीम्स अटैक कर रही थी। 60th मिनट पे बेलिंगम का गोल आता है, अनदर विनीशियस असिस्ट, एकदम एज ऑफ द बॉक्स से वो शूट लेता है, सॉर्ट ऑफ कर्ल होती है, मतलब एकदम प्रॉपर कर्लर नहीं था बट सॉर्ट ऑफ कर्ल होके चली जाती है गोल के अंदर। भाई एट दिस पॉइंट बेलिंगम इज लिटरली इनएविटेबल भाई। और इस बार तो टैपिन भी नहीं मारा है। टैपिन भी नहीं मारा है तो मतलब मार तो रहा है। अच्छा नहीं मार तो रहा है, लाइक जेन्युइनली अगर रियल मैड्रिड का मैच हो रहा है तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये बंदा तो गोल मारेगा ही मारेगा, सबसे रेगुलर गोल स्कोरर वही है इस टाइम। राइट। तो भाई ये पता नहीं कब तक चलने वाला है, क्योंकि भाई एक टाइम पे हम लोग पर्पल पैच कह रहे थे बट कब तक चलेगा पर्पल पैच। गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे है ना अभी वो। हाँ अपने लालिगा में। अच्छा ओवरऑल कौन, हालैंड हो गया अब? आई थिंक अब तो गोल मार देता ना लास्ट मैच में। हाँ तो शायद प्रोबब्ली हालैंड हो गया। एंड यूसीएल में भी फैम नॉट हर मैच में गोल मारा उसने, बेलिंगम ने अभी तक 3 में मारा शायद। हाँ राइट भाई अलग ही चल रहा है उसका रोल ही कुछ अलग हो गया यहाँ पे आके। तो वही बात है कि बेलिंगम का काफ़ी अच्छा जा रहा है ओवरऑल। यहाँ पे हमें अल्टीमेटली ब्रागा को गोल देखने को मिलता है जस्ट आफ्टर बेलिंगम्स गोल। 3 मिनट बाद ब्रागा गोल मारती है। आई थिंक वहाँ पे केपा कुड हैव डन बेटर, क्योंकि जो शॉट आया था इट वाज नॉट लाइक कि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी शॉट स्पीड थी उसकी, प्लस नियर पोस्ट पे बीट होता है कोई भी कीपर तो लगता है कि भाई कैसे हो गया। एंड एक चीज़ होती है कि जब एक ग्राउंडेड शॉट आता है तो आप बीट हो गए, क्योंकि आपके रिएक्शन टाइम थोड़ा कम है नीचे गिरने का। जब एक फ्लाइटेड शॉट आ रहा है तो आपका तो भाई हाथ ही तो मारने आपको उस टाइम पे, तो इट्स नॉट मच दैट यू कैन डू। How would you rate Kepa's performances until now in this season? See, I would say shot stopping he's decent, but ball playing में अच्छा नहीं है बिल्कुल भी।
But then again, I don't think we were even expecting हाँ that. भाई, नहीं, and does it really matter also for Madrid? Ball playing इतना तो rely नहीं, नहीं आई थिंक करते। करते हैं, लाइक कुछ भी कह लो, अगर हमें बेसिक पासिंग करनी है सेंटर बैक को तो वो चीज तो होनी चाहिए, तो क्योंकि बॉल अंडर प्लेइंग प्रेशर थोड़ी हुई भाई, वो मतलब बेसिक भी नहीं आता क्या उसको? नहीं, तो पॉइंट है कि जब भी कोई प्लेयर, जब भी वो अंडर प्रेशर होगा तो वो मिसप्लेस करेगा ही करेगा, एंड देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब अपार्ट फ्रॉम एडरसन दो नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी बॉल प्लेइंग तो एलीट लेवल की है ना। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब वो जैसे अंडर प्रेशर आएगा उसने क्लियरेंस करी, अब क्लियरेंस करके अपने प्लेयर के पास भी नहीं गई, किसी और प्लेयर के पास चली गई अपोनेंट की, और उन्होंने आके काउंटर पे गोल मार दिया। तो अल्टीमेटली अब सॉर्ट ऑफ वो ब्लेम तो कीपर को भी जाएगा ना कि आपने राइट पास क्यों नहीं किया उस टाइम पे। बिल्कुल। तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ ये चीज, शॉर्ट स्टॉपिंग डिसेंट रही है, वो भी बहुत एलीट नहीं है, बट देन अगेन हम लोग इधर एंड मोमेंट पे लाए, इट वाज नॉट लाइक हमारे प्लान्स में था वो, तो हमें इधर में बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। और स्टैंडर्ड है भी कोर्तुआ, एग्जैक्टली, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। फिर 70th मिनट पे एज आई सेड रॉड्रिगो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, चुआमेनी आ जाता है, तो हम लोग काइंड ऑफ 4-4-2 खेले थे, जिसमें बेलिंगम और अपना विनीशियस आगे खेल रहे थे, और बाकी फिर 4 मिडफील्डर्स और 4 डिफेंडर्स थे। फ्रैन गार्सिया एक और बंदा था जिससे स्टार्ट करा, आई थिंक उसकी परफॉर्मेंस भी डिसेंट थी, बहुत कुछ खास नहीं थी, बहुत ऐसा कुछ खास करके नहीं दिखाया उसने। हैविंग सेड दैट एल्बा कैन नॉट स्टार्ट राइट नाउ भाई। नाचो जो आके खेला है, रेड कार्ड मिल गया था, उसके बाद से जब वो फाइनली आके खेला है, इट इज वेरी क्लियर कि हम लोग बहुत बेटर है इस टाइम पे नाचो के साथ। ऑल्सो डू यू सी फ्रैंक गार्सिया एज अ रेगुलर स्टार्टर गोइंग फॉरवर्ड? बिकॉज मुझे याद है सीजन स्टार्ट होने से पहले बहुत ज़्यादा एक हुआ था कि फ्रैंक गार्सिया एक ऐसा बंदा आने वाला है, इसके स्टैट्स बहुत अच्छे रहे पिछले सीजन के, Right. तो डू यू थिंक ही इज लिविंग अप टू दैट? या लिविंग अप टू दैट, तो मैं ये कहूँगा कि हमें इस टाइम पे जज करना फेयर नहीं, क्योंकि बहुत छोटा है इस टाइम पे, 2021 का ये इस टाइम पे, एंड अभी नई टीम में आया, तो इट्स नॉट फेयर टू जज हिम राइट नाउ। आई वुड से कि वो ग्लिम्सेस देखने को मिले, एंड मेरे हिसाब से तो स्टार्ट करना ही चाहिए, क्योंकि ईदर वे ही इज बेटर देन मेंडी राइट नाउ, एंड मेंडी इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन एनीवे। तो मेरे हिसाब से वो तो स्टार्ट करना चाहिए। ओवरऑल गेम की बात करूं तो भाई अल्टीमेटली मैड्रिड की 3-on-3 विंस हो चुके हैं, 9 पॉइंट्स हैं हमारे टोटल में, 3 पॉइंट्स अहेड ऑफ नापोली जिसके 6 पॉइंट है इस टाइम पे। तो आई थिंक हमारी तो वी आर क्रूजिंग राइट नाउ भाई, 9 पॉइंट मिल चुके हैं, अब 3 और मैचेस बचे हैं, आधा ग्रुप स्टेज हो चुका है। तो आई थिंक राइट नाउ सो फार सो गुड, इट्स जस्ट दैट कि वही बात है कि हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती थी, बट देन अगेन मैं स्टार्टिंग से यही कहता रहा हूँ कि डोंट एक्सपेक्ट दैट इस सीजन में स्पेसिफिकली। तो नथिंग न्यू इस टाइम पे। नेक्स्ट मैच पे चलते हैं हमारे यूनाइटेड का मैच में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग हो गया था, जस्ट हारते बच गए भाई। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? तो भाई पहली बात तो हमने लास्ट पॉडकास्ट से कवर किया था शेफील्ड यूनाइटेड वाला जो गेम था, वहाँ से बेसिकली 2 मेन चेंजेस थे। एक तो अपना वरान आ गया वापस, और एक अपना रेगियो आ गया था भाई खेलने के लिए। ऊपर जो है एंटनी और रैशफोर्ड विंग्स पे थे, तो वो दे आर स्टिकिंग टू दैट, जो हमने लास्ट टाइम बोला था कि दे वांट टू प्रोवाइड दैट विड्थ, क्योंकि कई बार हमने देखा था कैसे वो बेसिकली 3 अटैकिंग मिडफील्डर्स कोई टाइप ऑफ खिला रहे थे, तो विड्थ ही नैरो थे बहुत। तो दैट वाज वन गुड थिंग डन बाय टेन हैग इन अ यूसीएल गेम आल्सो, तो इट वाज गुड टू सी। यहाँ पे ना फर्स्ट हाफ में ज़्यादा कुछ है नहीं देखने को या कुछ एनालाइज करने को, बट इन सेइंग दैट यूनाइटेड वंस अगेन वर नॉट द बेस्ट टीम। ओके, पहला हाफ लिटरली नेक टू नेक था। इनफैक्ट अगर मैं पहले के 20-25 मिनट की बात करूं तो कोपेनहेगन वर द बेटर टीम। एंड माइंड यू ये यूनाइटेड का मस्ट विन मैच था, और घर पे था, ऐसा भी नहीं कि अवे का प्रेशर है। सारी क्राउड हमारे साथ है। पहले के 20-25 मिनट कोपेनहेगन वर ऑन देम भाई। इनफैक्ट आई रिमेंबर, मैं नोट भी किया था, अराउंड द आई थिंक 5वें मिनट के आसपास की बात है, एक पोल पे उन लोगों ने मार दिया था, दूर से शॉट लिया था, एक पोस्ट पे हिट करा था कोपेनहेगन ने, और चांसेस डिसेंट बन रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं बना पा रहे। एंड कोपेनहेगन वर होल्डिंग द पोजीशन, ट्राइंग टू क्रिएट चांसेस, वो बॉक्स के आसपास 1-2 वगैरह करके कट बैक करना चाह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। बेसिकली दे वर ट्राइंग टू प्ले गुड फुटबॉल, एंड इन द परस्यूट ऑफ दैट कुछ चांसेस क्रिएट हो रहे थे। बट वंस अगेन जैसे हमने लास्ट मैच में देखा था अगेंस्ट शेफील्ड, अराउंड द 25th-30th मिनट मार्क, जब ऑलमोस्ट आधा घंटा निकल जाता है, बेसिकली फर्स्ट हाफ का एक हाफ हो जाता है, तो सेकेंड हाफ में आते हैं फर्स्ट हाफ के। यहाँ से हम देखते हैं यूनाइटेड ना फिर से थोड़ा सा ग्रो करना शुरू करती है। और ये दोनों मैचेस में एक पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करूँ, जो शेफील्ड वाला मैच और जो ये वाला मैच है, एक पैरेलल मुझे ये लगा पर्सनली कि दोनों मैचेस में सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रो करना शुरू करे गेम के अंदर, और ग्रो किस तरीके से करें, इम्पेशेंट नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी, छटपटा नहीं रहे थे कि हम घर पे खेल रहे हैं और ये पीटे जा रहे हैं, हम कैसे रिएक्ट करें। दे वर वेरी पेशेंट विद द बिल्डअप। स्टार्ट पता है कैसे करा, ऐसा नहीं कि तुरंत काउंटर पे गोल मारने का ट्राई कर रहे हैं, जैसी बॉल मिली पोजीशन में आके कुछ देर तक पीछे अपने डिफेंडर्स में आराम से वो बॉल को रोटेट कराया पासिंग के थ्रू, मिडफील्ड डिफेंस ऐसे कर रहे थे, टेम्पो थोड़ा सा लो करा, फिर धीरे धीरे बॉल का कंट्रोल बनना शुरू हुआ,
उसके बाद चांसेस क्रिएट करने शुरू करें, राइट। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ यूनाइटेड स्टिल स्टार्टेड हैविंग सम डिसेंट शॉट्स, सम डिसेंट चांसेस, ऑल्दो इन सेइंग दैट मुझे लगता है दोनों ही टीम से कोई बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर कट चांसेस बने ही नहीं थे। इनफैक्ट अगर मैं स्टैटिस्टिकली बात करूँ ऑलमोस्ट 50-50% पोजीशन था दोनों का, कुछ पॉइंट कुछ का ही फर्क था दोनों में। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर मैं उसके बाद नंबर ऑफ शॉट्स की बात भी करूँ ना आप लोगों से, तो वो भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ ऐसा था कि कोपेनहेगन के 7 शॉट्स थे और 1 टारगेट पे था, और यूनाइटेड के 5 थे और 1 टारगेट पे था। ओके, तो दोनों का टारगेट एक ही था, बट नंबर ऑफ शॉट्स टेकन कोपेनहेगन के फिर भी ज़्यादा थे, थैंक्स टू द फर्स्ट 25 मिनट्स जहाँ पे दे वर एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग। बट वही ना, सिर्फ 1 शॉट ऑन टारगेट है तो तुम समझ गए होगे कि बहुत ज़्यादा कोई क्लियर कट ओपन चांसेस बने ही नहीं थे। बहुत नेक टू नेक गेम चल रहा था, बहुत एट वन पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा केजी सा भी हो गया था इन माय ओपिनियन। ओके, बट सेकंड हाफ में आती जो ड्रामा शुरू होता है भाई, लेजेंड बता रहा हूँ, मतलब सेकंड हाफ में आती 1 सेकंड पहली बात तो यूनाइटेड वर ऑन द फोरफ्रंट, चढ़ने लग गए थे आराम से, इतने सारे मोमेंट्स थे। 50th मिनट पे पहली बात तो एक एक्सेलेंट सेव आता है ओनाना से आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। कोपेनहेगन काउंटर पे जाती है और वो वही होता है ना, राइट बैक जो है, मतलब राइट बैक कह रहा हूँ, राइट विंग से कट बैक आता है एज ऑफ द बॉक्स के आसपास, शॉट लेता है बंदा, ओनाना राइट साइड पर डाइव मार के एक बहुत तगड़ा सेव करता है, लो सेव था बहुत ही, वो लेजेंड गोल हो सकता था, कोपेनहेगन वहाँ पे 1-अप हो सकती थी। बट उसके बाद से यूनाइटेड डिड नॉट गिव देम एनी चांस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके जस्ट 2 मिनट बाद, अराउंड द 52nd मिनट, हॉयलैंड के पास एक चांस आता है 1v1, मतलब गोलकीपर भी हट चुका था, सिर्फ उसके साथ एक डिफेंडर था, उसको थोड़ा सा ना शव करता है, थोड़ा धक्का सा देता है और वो शूट मारते मारते गिर जाता है, और गोल में कीपर था ही नहीं, वो पहले ही बीट हो चुका था। तो दूसरा बंदा भागते हुआ था और गोल लाइन क्लियरेंस करता है। बट पॉइंट वॉज कि वहाँ पे पेनल्टी की शाउट्स हो रही थी और वो पेनल्टी नहीं दी गई अल्टीमेटली। क्यों नहीं दी गई मैं समझता हूँ, बट अगर दी जाती तो भी मैं समझ सकता हूँ, गिवन कितना सेंसिटिव है आजकल का मॉडर्न डे फुटबॉल, प्लस सिचुएशन क्या थी उस टाइम पे, और घर पे मैच भी था, तो प्रेशर इज ऑन कोपेनहेगन। बट आई थिंक नहीं दी गई, इट वाज आल्सो फेयर, मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, ठीक है। बट इट डज नॉट स्टॉप राइट नाउ, अगले ही मिनट में 53rd मिनट के आसपास एक्सेलेंट सेव बाय नाउ दिस टाइम कोपेनहेगन का कीपर, जैसा हमने ओनाना के लिए कहा था राइट साइड पर डाइव मार के एक सेव करता है, सिमिलर फैशन में यहाँ पे भी सेव आता है, एरिक्सन शॉट लेता है यहाँ पे। एरिक्सन बाय द वे हाफ टाइम भी सबन हो चुका था अमराबाद के लिए। और यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, टेन हैग का ना सब्स्टिट्यूशन टेम्पलेट भी बड़ा एक वो प्लेन्स है, सिंपल सा, 60th मिनट के आसपास एक विंगर को सब्स्टिट्यूट कर देगा, या तो वो होता था पहले अपना रैशफोर्ड, आजकल एंटनी होने लग गया, उनके जगह पे वो आ जाता है, गर्नाचो आ जाता है, और 1-2 सब्स्टिट्यूशन साथ में और कर देता है। ये भी एक टेम्पलेट बना हुआ है कि मतलब आप आंख बंद करके देखोगे 60th से 65th मिनट के बीच पे अपने आप चेंजेस करने हैं, और वही उसी टाइम पे हो रहे होंगे सब्स्टिट्यूशंस। मुझे वो भी थोड़ा वियर्ड लगता है कि क्या आपने पहले से सोचा हुआ है ये कि मुझे करना ही करना है, गेम के हिसाब से नहीं करने सब्स्टिट्यूशंस का। तो वो देख के मुझे थोड़ा सा लगा मे बी कुछ अच्छा गेम प्लान होगा, बिकॉज अल्टीमेटली जीत भी गए, बट हु नोस। उसके बाद हम लोग चलते हैं अराउंड द 56 मिनट, ये थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रैशफोर्ड के पास एक चांस बना था, आई थिंक काइंड ऑफ गोल मार सकता था अगर वो कीपर को बीट कर देता वो, क्योंकि 1v1 था कीपर के साथ, 1v1 भी नहीं कहेंगे उसको, तो कीपर चार्ज करता हुआ आगे आता है और स्लाइडिंग टैकल मारता है और रैशफोर्ड अवॉइड करने के लिए कूद जाता है उसके ऊपर से और फिर गिरता है, और वो पेनल्टी बॉक्स के अंदर था, पेनल्टी नहीं दी जाती। डू यू थिंक पेनल्टी होनी चाहिए इस चीज के? आई थिंक दे सकते हैं पेनल्टी, क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट आता है, वो कॉन्टैक्ट नहीं था, बट नहीं, हाँ आई नो बट डेंजरस प्ले था, डेंजरस। आई थिंक ये एग्जैक्ट सेम पेनल्टी दी गई थी, आई रिमेंबर यूवेंटस नेपोली का मैच था, मुझे हाँ, जिसमें रेड कार्ड दे देगा था नेपोली कीपर को, और उसका एक्सप्लेनेशन कीपर ने बाद में रेफरी ने आके बाद में यही दिया था कि इट इज बिकॉज ऑफ डेंजरस प्ले, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेंजरस प्ले, कि अगर कॉन्टैक्ट नहीं भी हुआ तो आपका सॉर्ट ऑफ इस चीज से बहुत ज्यादा मेजर इंजरी हो सकती थी। Things could have gone terribly wrong. तो आई थिंक कि वो उस रीजन से शायद पेनल्टी दी जा सकती थी, बट इन सेइंग दैट ये वो चीज़ है जो कि कभी दी जाती कभी नहीं दी जाती, तो मैं हाँ वही समझ सकता हूँ, बट गिवन की होम कंडीशंस थी एंड जो भी था, आई थिंक यूनाइटेड बीइंग द बिगर क्लब, आई थिंक चांस था कि दे सकते थे। यहाँ पे अगर पेनल्टी बोलते तो आई वुड नॉट हैव क्वेश्चन दैट पर्सनली, दिस इज व्हाट आई थिंक, ठीक है। उसके लेकिन इट डज नॉट स्टॉप हेयर ऑल्सो, उसके 1 मिनट बाद ही ये ना 50th मिनट से शुरू होता है और अभी मैं 57th मिनट के आसपास ही पहुंचा हूँ, ये 7 मिनट के अंदर सब कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो गया। उसके 1 मिनट बाद ही रैशफोर्ड जो है बेसिकली लेफ्ट विंग से एक रन बना रहा हुआ था, पीछे एक बंदा लगा हुआ उसके,
एंड बगल में हॉयलैंड आ रहा है, बॉक्स के अंदर एंट्री मार रहा है, ठीक है, उसके पीछे भी एक बंदा लगा हुआ है। रैशफोर्ड को क्या करना था, बस स्क्वायर करनी थी बॉल फॉर हॉयलैंड टू स्कोर अ टैप इन। वो ना भागते भागते उसने, वो ड्रिबल कर रहे होते ना, भागते भागते डैश ड्रिबलिंग कर रहे होते हैं, उसने बॉल इतनी आगे फेंक दी कि वो आगे चली गई। गोल किक हो गई भाई। भाई मैं मतलब सच बता रहा हूँ, मैं इतना इरिटेट होता हूँ चीज़ देख के कि तुम कैसे हर मैच में ऐसी गलतियाँ कर सकते हो यार, मेरे को लेजिट समझ में नहीं आता। एंड अल्टीमेटली वो सब्स्टिट्यूट होता भी नहीं है, एंटनी सब्स्टिट्यूट हो जाता है और गर्नाचो आता है, वो भी थोड़ा वियर्ड लगा मुझे कि राइट में फिर हाँ भाई अच्छा। गर्नाचो लेफ्ट पे ही खेलेगा बिकॉज अजीब सा सीन हो जाता है भाई, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। बट उसके बाद फिर फाइनली हम लोग 10-15 मिनट के बाद देखते हैं 72nd मिनट पे हैरी मैगवायर ऑफ ऑल पीपल स्कोर्स द गोल। सेलिब्रेट भी बड़ा ऐसे टाइप का, मतलब हार्ट दिखा के और पूरा फैंस को पूरा गो भाई, भाई मैं तुम्हारा ही हूँ वगैरह वगैरह। एंड हेडर मारता है वो राइट कॉर्नर के पास से, एक बॉल आती है, आई थिंक एरिक्सन ने डाली थी या आई एम नॉट श्योर किसने डाली थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट अ गुड हेडर बाय हिम। एंड भाई अल्टीमेटली विनर तो वही मारा। तो वैसे व्हाट वुड यू से अबाउट मैगवायर, बिकॉज अभी 2-3 गेम लगा वो स्टार्ट करा है, इन ऑल ऑनेस्टी अच्छा खेल रहा है एंड हाँ डिसेंटली खेल रहा है। पॉइंट इज, अब ऑल आई कैन से इज कि भाई कुछ उल्टी सीधी स्टेटमेंट मत देना इस चीज़ को लेके कि भाई इफ़ यू सी मेरा विन, मेरा जब मैंने स्टार्ट किया हमारी विन परसेंटेज बहुत अच्छी रही है, ये सब चीज़ें नहीं बोलना। इस टाइम पे यू आर नॉट इन दैट पोजीशन, जस्ट कीप योर हेड डाउन एंड कीप परफॉर्मिंग, ताकि आपकी पोजीशन मेंटेन रहे। नथिंग एल्स टू से अबाउट हिम। एंड मतलब हाँ आई एम पर्सनली हैप्पी कि उसका ऐसा गेम गया है ये, राइट। बट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक और गोल बन सकता था यूनाइटेड का, बट गर्नाचो ने एग्जैक्टली सेम मिस्टेक करी जो कि रैशफोर्ड ने करी थी। बॉल थोड़ी ज़्यादा दूर मार दी भागते भागते, एंड इस टाइम कीपर ने ही डाइव मार के पकड़ ली बॉल को। और यहाँ तक इट काइंड ऑफ लुक लाइक यूनाइटेड नाउ विल विन द गेम बिकॉज दे वर डोमिनेटिंग, बट अगेंस्ट ऑल ऑड्स 90 मिनट्स हो चुके थे, 4 मिनट का इंजरी टाइम था, मतलब कि 94 मिनट्स तक गेम चलना था। 93 मिनट्स और कुछ 50 कुछ सेकंड की बात है। मैकटोमिनी ने क्या बेवकूफ़ी करी है भाई, यहाँ पे सर, यहाँ पे उसका मतलब वो हाई बूट हुआ है बेसिकली। वो बंदा हेड लेने जा रहा है अपना और उसने यहाँ पे उसका पैर था क्लियर करने के लिए, और फिर वो फिर से नाटक कर रहे हैं कि कैसे, अबे तुम पागल वागल हो गया भाई। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मे बी बिकॉज इट इज देयर जॉब, उनको बोलना ही पड़ेगा ऐसा, बट कितने लेवल के तुम बेशरम हो सकते हो कि तुम जस्टिफाई कर रहे हो इन चीजों को। नहीं बोलेंगे तो है ही, वो कुछ भी कह लो, कोई भी टीम बोलेगी उस चीज को। थोड़ा वियर्ड लगा भाई मुझे। एंड अल्टीमेटली राइटफुली पेनल्टी दे दी जाती है, बट कोपेनहेगन बीइंग और एक और महान टीम, उनाना भाई, उनाना ने सेव कर ली पेनल्टी भाई, एंड दैट वाज इट। विसल ब्लो हो गई, यूनाइटेड जीत गई 1-0। ओनाना ने क्या सेव करा भाई, लेकिन सही जगह पे डाइव मार के स्ट्रॉन्ग सेव, बिल्कुल भी लूज नहीं पड़े हाथ। लाइक वुड यू रियली से कि पेनल्टी गंदी ली थी? आई डोंट नो, मे बी यू कैन से कि एकदम प्रॉपर कॉर्नर पे नहीं मारी। सेव भी अच्छा था, मतलब बट सेव अच्छा तो था ही भाई। आई थिंक पेनल्टी कुछ भी सेव हो तो अच्छा ही होता है, क्योंकि कीपर ऑलरेडी odds are against him. Penalty तो is always a losing game for the keeper भाई। Exactly, odds उसके against होते हैं हमेशा। But big deal for Onana because UCL में he has been shit right all this long. तो United finally winning a game and Onana finally doing well, is it a coincidence? I don't know, because easily a game draw हो सकता था, और I'd argue शायद कोपेनहेगन अगर फर्स्ट हाफ में अपने चांसेस कन्वर्ट करते अच्छे से, they could have even won this game. तो once again maybe is it fair to say कि ये individual billions पे जीते हैं दोबारा? Would you say that? I won't say individual billions पे जीते हैं, it's just that कि वो गोल आ गया, क्योंकि it is नहीं मतलब बट ओनाना ने जो सेव करा वो तो individual billions ही है ना। अच्छा वो उस सेंस में मतलब हाँ कह सकते हैं ये चीज़, क्योंकि either way United was not that good of a team on this day as well. So मेरा पॉइंट वही है कि ultimately गेम जीत गए, but they were nowhere close to being the dominant side overall. देवर इतना कोई फर्क नहीं था दोनों टीम्स राइट। बट हाँ कंटिन्यू व्हाट आई थिंक मोमेंट्स वाला गेम है ये पूरा यूनाइटेड का जो भी चल रहा है, कि एक मोड में किसी ने परफॉर्म कर दिया, क्योंकि ये कह सकते हैं ना, चलो इस मैच में तो उन्होंने ने थ्रू आउट द मैच अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि एज यू सेड कि उसने सेव भी बहुत अच्छा किया था, बट इन जनरल हम जो मैचेस देख रहे हैं, कोई बंदा एक मोमेंट में कुछ ब्रिलियंस प्रोवाइड कर दे रहा है और फिर बाकी पूरा टाइम वो गंदा ही खेल रहा है उसमें भी। इट्स नॉट लाइक कि वो बंदा थ्रू आउट द 90 मिनट्स अच्छा खेल रहा है और फिर मोमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। लिटरली यूनाइटेड बहुत ही एक पतली स्ट्रिंग उससे लटकी हुई है। समहाउ दे आर टेकिंग द 3 पॉइंट्स अवे,
बट द पॉइंट इज कि ये चीज लगातार आप मेंटेन नहीं कर सकते। बट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट अभी नीड ऑफ द ईयर यही है, यही कि आप कुछ भी करके जीतो बस, 3 points एंड देन इवेंचुअली होपफुली यू विल फाइंड योर रिदम। एग्जैक्टली। But in saying that, I think Onana had a good game. I'll give him some credit here. Right. And hopefully with this, United now has some breathing space because third पे आ गई है। अब वो third पे आ गए हैं and now they can maybe qualify for the top 2 spots and then go into the round of 16. But अगर हम लोग यहाँ से UCL के बाकी मैचेस की बात करें थोड़ी सी, क्योंकि अभी आधे मैचेस हो गए हैं मैच डे 3 के, आधे अब कल होंगे, क्या रिजल्ट्स रहे एग्जैक्टली जल्दी से बताओ सब। तो बायर्न का मैच था गैलाटासराय से, वो 3-1 जीतती है। वो भी थोड़ा सॉर्ट ऑफ केजी चल रहा था क्योंकि एक टाइम पे 1-1 हो चुका था। उसके बाद 3-1 जीते, बट देन अगेन वी एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम बायर्न म्यूनिख। हैरी केन ने मारा गोल क्या? हाँ, एक गोल मारा। इंटर का मैच होता है सैल्जबर्ग से, जो कि वो 2-1 जीत जाती है। ये भी एक टाइम पे केजी चल रहा था, 1-1 चल रहा था, फिर इंटर ने कम बैक करा सॉर्ट ऑफ, तो 2-1 जीत गए। बट देन अगेन ये भी हम लोग एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। लेंस का मैच होता है पीएसवी से, ये 1-1 हो जाता है। अगेन अब कुछ ना कुछ लीग वन ट्वीट करेगा कि भाई फार्मर्स लीग देख लो अब कैसा परफॉर्म कर रही है वो। बट देन अगेन पीएसवी भी ऐसी कुछ खास टीम है नहीं जिसके परफॉर्म करा उन्होंने। बट हाँ भाई ठीक है, इट्स गुड टू सी कि एक फार्मर्स लीग कह रहा हूँ, लीग वन की टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट यार अगर आप लीग वन में आई थिंक टॉप 2 के जाते हैं ना लीग वन में, हाँ, तो सेकंड आए ये लोग। हाँ, तो भाई तब तो तुम्हें बीट करना ही पड़ेगा पीएसवी को यार, ये तो ड्रॉ में क्या खुशी वाली बात है। नहीं, पॉइंट वो है ना कि इस टाइम पे लीग वन का जो लेवल है, लाइक पीएसजी इज सो फार अहेड ऑफ एवरीवन कि जो सेकंड टीम जो आती है वो भी बहुत ही लो लेवल की टीम होती है। तो पॉइंट वो है। नापोली का मैच होता है यूनियन बर्लिन से, वो 1-0 जीत जाते हैं। तो नापोली 6 पॉइंट पे आ चुकी है, जस्ट 3 points बिहाइंड रियल मैड्रिड। दिस मीन्स कि अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ फिक्सचर्स होने वाले, जो नेक्स्ट हाफ होने वाला है ग्रुप स्टेज का, उसमें भी रियल मैड्रिड कांट अफोर्ड टू जस्ट रिलैक्स, क्योंकि 3 ही पॉइंट पीछे नापोली है और टॉप करना है। एग्जैक्टली, टॉप करना है ग्रुप को। रियल सोसिएडाड का मैच होता है बेनफिका से, जो कि रियल सोसिएडाड 1-0 जीत जाती है। बेनफिका का डाउनफॉल हो रहा है भाई, अब डाउनफॉल देखने को मिल रहा है बेनफिका का। जब से वो सारे प्लेयर्स गए हैं, एंजो फर्नांडिस गया, उसके बाद से चीजें दिखने लगी। बट डिमारिया के होने के बाद भी वो है पॉइंट, डिमारिया के होने के बाद भी सब चीजें हो रही है। बट लास्ट आज भी वो लोग हारे थे, रियल सोसिएडाड से भी मैच हार चुके हैं। इन सेइंग दैट रियल सोसिएडाड इज नॉट अ बैड टीम, अच्छी टीम है काफी। बट वही बात है कि वी काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कि बेनफिका जीत जाएगी इनसे। लास्ट टाइम टेबल टॉप क्या था ना पीएसजी के साथ होता है, तो भाई ऑफ कोर्स यार यू एक्सपेक्ट मच बेटर। एंड देन लास्ट मैच होता है आर्सेनल वर्सेस सेविया का, जो कि आर्सेनल 2-1 जीत जाती है। ये भी आई थिंक इट्स अ गुड विन भाई। आर्सेनल का वैसे तो एक्सपेक्ट हम लोग कर ही रहे थे कि जीत जाएंगे, बट सेविया इन चैंपियंस लीग नहीं, वैसे तो कायदे से यूरोपा लीग वाली टीम है, बट कभी चैंपियंस लीग अपसेट्स भी क्रिएट कर देती है। तो इट्स गुड फॉर आर्सेनल क्योंकि उनकी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू हो रही है। वाज रामोस हैविंग अ गुड डे? आई एम नॉट श्योर, बट 2 गोल खा गए तो वैसे क्या ही कहेंगे सेंटर बैक को। बट हाँ भाई, मतलब अच्छा तो परफॉर्म करे होगा, यूसीएल है भाई। चलो भाई, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे बार्सिलोना, सिटी जैसी टीम्स को, उनके मैचेस देखने वाले होंगे। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू एशिया। यहाँ पे क्या हुआ है भाई, जरा बताओ सबको। रोनाल्डो भाई सू हुआ है भाई सर। तो अल नसर का मैच था अल दुहेल से इन द एएफसी चैंपियंस लीग। काफी टाइम हमें बात देखने को मिला कि एएफसी चैंपियंस लीग का मैच और चैंपियंस लीग का मैच दोनों सेम डे था, क्योंकि यूजुअली एएफसी चैंपियंस लीग का मैच एक दिन पहले होता है, बट हाँ सेम डे था। एंड रोनाल्डो का ही है भाई चैंपियंस लीग। तो अल दुहेल, बाय द वे जिनको नहीं पता, अल दुहेल पता है कौन सी टीम है? कौन सी? जिसमें फिलिप कोटिन्हो गया। अच्छा, ओके, कोई बाद में पता चला। ओके, कोटिन्हो खेल रहा था वहां पे, असिस्ट भी दिया था उसने। अच्छा, खेला वो? हाँ, असिस्ट दिया था उसने। बट हैविंग सेड दैट, मैच जो स्टार्ट होता है, अगेन ये मैच था थोड़ा एफसी ब्रागा मैड्रिड जैसी वाइब्स थी, क्योंकि इतना एंड टू एंड मैच चल रहा था एंड काइंड ऑफ थ्रू आउट द, आई वुड से अगर लिटरली सिर्फ चांस क्रिएशन की बात हो तो अल दुहेल वाज द बेटर टीम, क्योंकि वो चांस बेटर कर रही थी क्रिएट समहाउ। अच्छा, लाइक रेगुलरली दोनों टीम्स एक दूसरे के बॉक्स में जा रही थी। इट्स जस्ट दैट कि अल दुहेल वाज लुकिंग अ लॉट मोर थ्रेटनिंग देन अल नसर। इन सेइंग दैट, अगर हम लोग मैच की बात करें, अगेन दोनों टीम्स 4-3-1 लेके जा रही थी। रोनाल्डो आगे था, तलिस्का कैम खेल रहा था, माने लेफ्ट विंग था और ओतावियो राइट विंग था। मैच काफी इवन लग रहा था। तलिस्का का गोल आता है 25th मिनट पे, रोनाल्डो बैक हील असिस्ट देता है उसको, अगेन बैक हील असिस्ट, और अ वेरी गुड फिनिश बाय तलिस्का। बैक हील असिस्ट क्या ऐसी मतलब बनी बनाई थी या फिर कुछ अच्छा? लाइक उसके पास बॉल आई, उसने बैक हील दिया एंड थोड़ी पावरफुल बैक हील थी, तो वो थोड़ी बॉक्स के दूसरे वाले एज के तरफ गई जहाँ पे राइट में एफर्ट डाला है। मतलब हाँ, एफर्ट तो डाला ही है भाई, हर बार एफर्ट डलता ही है। तो वहां से तलिस्का गोल आता है, बट इन सेइंग दैट काफी अच्छा गोल भी था तलिस्का का। उसके बाद एक पेनल्टी मिलती है अल दुहेल को, बट वो ऑफसाइड पहले हो जाता है, तो अगेन पेनल्टी कैंसिल हो जाती है।
फिर हाफ टाइम पे जाते हो अगेन एज आई सेड कि काफी टीम्स इवन लग रही थी। सेकंड हाफ में आती 56 मिनट पे माने का गोल आता है, इजी गोल था, ऐसा कुछ खास गोल नहीं था, 2-0 हो जाती है। मतलब रोनाल्डो ने बेसिकली पाइल ऑन करा उस चीज नहीं अभी पता चलेगा और पता चलेगा क्योंकि मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है इसके बाद। अच्छा 56 मिनट में माने का गोल आता है, 61 पे रोनाल्डो गोल आता है जो कि मैंने तुम्हें दिखाया था। क्या क्रेजी गोल मारा भाई उसने तो, वो लेजिट सही तुक्का लगा है। राइट साइड से उसने बॉल उठाई, लेफ्ट से शूट मारी, सॉर्ट ऑफ कर्ल गई थी, बट जो बेसिकली जो मेसी करता है एक्चुअली में उसे लेफ्ट फुट से करा है वो रोनाल्डो ने। बट क्या क्रेजी गोल गया भाई इस टाइम पे, लाइक कर्ल वगैरह भी लेजेंड वैसा ही था। हाँ लाइक दिख रही थी पूरी जाते हुए वो चीज तो। और कर्लर वी यूजुअली डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम रोनाल्डो, वो भी दैट टू फ्रॉम हिज वीक फुट। आई थिंक वो फ्री किक मारने के बाद से थोड़ा चेंज ऑफ हार्ट तो नहीं हो गया कहीं, पता नहीं, बट भाई साहब गोल तो बहुत ही तगड़ा गोल था भाई साहब वो तो मतलब जितना बोले उतना कम है भाई उस गोल के बारे में। बट हाँ रोनाल्डो का गोल आ जाता है यहाँ पे, 3-0 हो जाती है। सब यही एक्सपेक्ट करोगे कि अल नसर का बहुत इजीली अब मैच जाएगा। इसके बाद अल दोहेल विद इन अ स्पैन ऑफ 5 मिनट्स 2 गोल मार देती है, तो 3-2 हो जाता है। एंड ये चीज अल नसर के साथ रही है कि ये डिफेंसिवली थोड़े वल्नरेबल दिखते हैं ना, प्रॉब्ली द ओनली रीजन वाई दैट इज क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही यूरोपियन प्लेयर है अपना, जो कि सेंटर बैक में अपना लापोर्ता है भाई। लेकिन उस टीम के अटैकर्स कौन से सारे यूरोपियन थे? हाँ ट्रू, तो ये कोई बहाना थोड़ी है। पॉइंट वो है ना कि जो सेंटर बैक जिस लेवल के थे उसी लेवल के उनके अटैकर्स थे, तो वो इसलिए कॉम्पिटेंस तो वो तो अटैकर मैच करने चाहिए ना, ये थोड़ी कि 2 गोल खा के बैठ जाओ ऐसे 5 मिनट के अंदर। हाँ वैसे कायदे से तो होना चाहिए, बट वही बात है ना कि हम देखते हैं ऐसे मैचेस। हाँ बट इट इज नॉट अ जस्टिफिकेशन टू से कि यूरोपियन प्लेयर्स नहीं इसलिए गोल खा गए। मैं जस्टिफिकेशन थोड़ी दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि देयर इज अ रीजन वाई ये चीज हुई। हाँ ठीक है चलो। तो 2 गोल खा जाते हैं। उसके बाद रोनाल्डो जो है 81 मिनट पे एक और गोल मारता है। भाई ये गोल भी इतना क्रेजी गोल था, लाइक राइट चैनल से अपना कोई जो भी राइट बैक है उनका सुल्तान अल घनब जो भी बंदा है वो, अरे भाई हाँ वो बंदा जा रहा होता है, वो एक अर्ली क्रॉस पुट इन करता है, बॉल आ रही होती है उसके पास, एंड यू नो ना कि जब बॉल आ रही होती है और जो लोग डायरेक्टली शूट ले लेते हैं वो डायरेक्ट वॉली मारता है, वो भी अपने लेफ्ट फुट से। ओ फर्स्ट टाइम शॉट हवा में ही, अच्छा, और वो भी गोल जाता है। तो वो भाई साहब सेकंड गोल भी कितना दूर था बॉक्स से वो लाइक वो था एकदम लाइक अपने लेफ्ट वाले चैनल पे था, लेफ्ट वाले कोने में बॉक्स के उधर से ही मार दी उसने। हाँ तो मतलब गोल एक और अच्छा मारता है, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक कि रोनाल्डो को थंबनेल पर डाला ही इसलिए भाई कि काफी ज्यादा क्रेजी विंटेज परफॉर्मेंस देखने को मिली है बेसिकली फ्रॉम रोनाल्डो। 2 गोल 1 असिस्ट देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे भी खत्म नहीं होता क्योंकि 85th मिनट पे जस्ट 4 मिनट्स आफ्टर रोनाल्डो स्कोर्ड अल दोहेल एक और गोल मार देती है, तो 4-3 एंड हुआ है। 4-3 एंड हुआ है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि थिंग्स शुड नॉट हैव बीन दिस कॉम्प्लिकेटेड, बट अल्टीमेटली मैच काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कोटिनो ने क्या करा इस मैच में? 1 असिस्ट दिया, बट हाउ डिड ही लुक ऑन द पिच? ठीक ठाक, नॉट दैट गुड, नॉट दैट बैड। भाई गंदा डाउनफॉल हो गया बेचारे का। हाँ राइट हुआ है। आई थिंक एक ही पॉइंट था इसमें, बट कि थ्रू आउट दिस मैच चांस क्रिएशन वाइज अल दोहेल वाज द बेटर टीम, बट इंडिविजुअली जो प्लेयर्स हैं अल नसर के पास वो बस उस क्वालिटी के कि वो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। अब अगर रोनाल्डो ने भी ऐसे 2 गोल मार दिए तो फिर तुम क्या ही कर नहीं सकते। राइट वरना तो तुम पॉसिबली जीत भी जाते। एंड AFC चैंपियंस लीग में भी रोनाल्डो का इस टाइम पे रिकॉर्ड काफी अच्छा चल रहा है, 3 मैच में 3 गोल मार दिए, 2 असिस्ट भी दे दिए, तो 5 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन इन जस्ट 3 मैचेस। तो जो UCL UEFA चैंपियंस लीग में जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पे भी कंटिन्यू कर रहा है। अरे होपफुली कि आगे और चीजें देखने को मिलेंगी। जस्ट टू पुट इट आउट देयर, मुंबई सिटी FC का भी मैच था अल हिलाल के साथ, फर्स्ट लेग हो चुका है सऊदी का। सऊदी में जो मैच था वो 6-0 एंड हुआ है, और नेमार नहीं था अभी। वेरी सैड, मित्रोविच ने हैट्रिक मार दी। जस्ट होप कि समहाउ मुंबई सिटी जब अभी इंडिया में मैच जीत जाए भाई। बट लाइक ऑनेस्टली मतलब सैड तो है, बट यू एक्सपेक्ट इट नो। तो अभी तो फर्क है काफी, होपफुली वहां तक पहुंच जाएंगे। ऐसे कोई शर्म की बात नहीं है इसमें। हाँ राइट ग्रोइंग। बट वही है कि नेमार नहीं था, इसमें एक बुरी चीज भी है कि हमें देखने को नहीं मिलेगा इंडिया में, लेकिन एक अच्छी चीज भी है कि ये 6-0 पे ही रुक गया। मे बी क्या पता नेमार होता तो शायद 2-0 ही होता है, हम जीत भी जाते हैं। कुछ भी हो सकता है, बट यू वुड फैंसी बिकॉज भाई उसकी क्वालिटी तो है ही तक। सो बट अगर अभी ये लोग मतलब अगर मुंबई सिटी FC अच्छा करती है और ये लोग भी अच्छा करता है नसर, तो उनका कोई चांस है मिलने का क्या? आगे तो होगा ही, लाइक इफ दे क्वालिफाई अल्टीमेटली मुंबई सिटी FC। हाँ तो कर सकते हैं क्वालिफाई। ग्रुप स्टेज से अगर क्वालिफाई करते हैं। कितने टीम्स करती हैं क्वालिफाई? आई थिंक 2 करती हैं। और कितनी होती है ग्रुप के अंदर? 4। तो टॉप 2 में आ सकती है मुंबई? मुश्किल है, पता नहीं, क्या पता आ जाए, होपफुली आ जाए। तो फिर वो नॉकआउट से मिल सकते हैं अल्लाह सर से।
भाई अगर अल नसर से अगर यहाँ पे। हाँ भाई, और रोनाल्डो तो है भी नहीं कि इंजर हो जाए, वो तो खेलेगा, वो तो ही खेलेगा। खेलेगा। वो तो इंजरी के साथ खेल लेगा भाई। नेमार का तो पता था इंजर्ड होगा, रोनाल्डो तो कह देगा कि गर्मी में खेलने का नया चैलेंज है, बॉडी को टेस्ट करो, मजा आएगा भाई। अब जैसा रोनाल्डो खेल रहा है, यू नेवर नो ही माइट स्कोर। पर तुम किसके लिए चीयर करोगे तुम? भाई मुंबई सिटी एफसी। तो रोनाल्डो गोल ना मारे, मतलब तुम पहली बार गोल रोनाल्डो को मारे, देखने जा गोल रहे हो? मारे। क्यों मारे भाई? क्लीन शीट रखेगी मुंबई? नहीं, गोल मारेगा। क्यों? अच्छा भाई, भाई मैं दोनों तरफ वो है, बट देशद्रोही भाई। इंडिया वाली चीज थोड़ी ज्यादा है, तो पर मैं देशद्रोही तो वही है कि तुम चाहते हो गोल रोनाल्डो गोल मार दे, बट मुंबई सिटी एफसी क्वालिफाइज। चलो भाई, तो ऑन दैट होपफुल नोट लेट्स एंड टुडेस पॉडकास्ट। होपफुली आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक इट एंड दोस्तों के साथ शेयर वेयर भी कर दो, कर सकते हो, और अपना सब्सक्राइब भी कर देना। और बाकी जो नेक्स्ट बेस्ट वीडियो आपके लिए होनी चाहिए वो मोहित बताएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो इसको भी चेकआउट करेगा और कमेंट्स में बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।